तो मैं बिना किसी को बताए एकदम गायब हो गया। शुरू में तो किसी ने नोटिस ही नहीं किया, सबको लगा बस टेंट्रम्स थ्रो कर रहा हूं और जल्दी ही वापस आ जाऊंगा। पर 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन करते करते पूरा महीना बीत गया और मैं फिर भी कहीं नहीं दिखा। कि मैंने तो सोचा था कि मैं अपनी लाइफ शांति से अकेले जी लूंगा, पर फिर स्कूल से एक टीचर का कॉल आ गया। चू फैमिली को फाइनली रियलाइज हुआ कि मैं काफी टाइम से घर नहीं आया था। मेरे डैड चू गुहान ने गुस्से में बोला, क्या मैंने उसे बस एक केक ही तो नहीं दिलाया था? क्या घर न आने के लिए ये कोई सॉलिड रीजन है? क्या उसके पास खुद केक खरीदने के पैसे भी नहीं हैं? क्या मैंने इतने सालों में उसके अलाउंस में कोई कमी रखी है? लियू रू ने एक लंबी सांस ली। तो ये बच्चा सच में बहुत अनरीजनेबल है। वो फैमिली से पैसे तो लेता है पर उसे खर्च करना तक नहीं आता। तो बात करते करते यूरू ने चुगवान से पूछा, क्या तुम उसे हर महीने कितना अलाउंस देते हो? तो मैं भी उससे पूछना चाहती हूँ कि वो खुद केक क्यों नहीं खरीद सकता। चुगवान इस सवाल से थोड़ा कंफ्यूज हो गया। भाव बहुत अनरीजनेबल है, मैं उसे अलाउंस भला क्यों दूंगा? फिर उसने आगे कहा कि अगर मैं उसे अलाउंस नहीं भी देता तो जो तुम देती हो वो काफी होना चाहिए। लियूरू तो एकदम स्टन रह गई, क्योंकि मैं भी उसे कोई अलाउंस नहीं दे रही हूं। अभी ये बात पूरी भी नहीं हुई थी कि दोनों अचानक एक दूसरे को देखने लगे। दोनों ने एक साथ पूछा, क्या हम दोनों में से कोई भी उसे अलाउंस नहीं दे रहा था? उन दोनों को अपनी बात पर यकीन नहीं हो रहा था। तुच्चू फेई को तो वो हर महीने हजारों का अलाउंस देते थे। ऊपर से उसकी 3 बड़ी बहनें भी उसे पैसे देती रहती थी। उसे कभी खर्चों की टेंशन नहीं लेनी पड़ती थी। उस छुट्टियों या उसके बर्थडे पर तो वो उसे और भी ज्यादा पैसे देते थे। पर लगता है उन्होंने मुझे कभी 1 रुपया भी नहीं दिया था। चू गोन ने नैनी को पास बुलाया। उसने पूछा कि चू वेन का रूम कहाँ है? नैनी थोड़ी सरप्राइज थी। इस पूरी फैमिली को यह तक नहीं पता था कि उनके खुद के सगे बेटे का रूम कहाँ है। पर चू फैमिली की नैनी होने के नाते उसे पता था कि फालतू के सवाल नहीं पूछने चाहिए। उसने रिस्पेक्ट के साथ उन्हें रास्ता दिखाया। मैडम, तीनों यंग मिसेस, प्लीज मेरे पीछे आइए। नैनी कमरों के बीच से इधर उधर होते हुए आगे बढ़ी। नैनी एक कोने में एक छोटे से स्टोरेज रूम के सामने रुकी। मैडम, तीनों यंग मिसेस, ये यंग मास्टर चू वेन का रूम है। और सबकी डाउटफुल नजरों के बीच नैनी ने दरवाजा धक्का देकर खोला तो वो छोटा सा रूम उनकी आंखों के सामने आ गया। सिर्फ पिटीफुली छोटे रूम को शौक में देखते रह गए। यहां तक कि दरवाजे पर 3 वर्ड्स चिपके हुए थे, मुच्चू वेन। खवो यहां क्यों है? लियूरू ने डिसबिलीफ में कहा। चू गुआन ने डीपली फ्राउन किया। तो उसने खुश होकर नैनी से पूछा, अरे क्या सीन चल रहा है? तो कचू गुआन स्टोरेज में क्यों है? नैनी ने मन ही मन आभरी। सर, यंग मास्टर चुगुआन, जब वो 8 साल के थे तब इस स्टोरेज रूम में शिफ्ट हुए थे। वो 8 साल से इसी स्टोरेज रूम में रह रहे हैं। बोलूं तो ये छोटा सा स्टोरेज रूम नैनी के रूम से भी छोटा है। अंदर का फर्नीचर पिटीफुली बहुत ही कम है। धनी फैमिली का असली यंग मास्टर इस छोटे से कमरे में रह रहा है। वहीं दत्तक यंग मास्टर अपने बड़े कमरे में रहता है। जो पैसा असल में उसका था उसे खर्च करता है और पूरे फैमिली की मोहब्बत का लुत्फ उठाता है। नैनी भी उसकी दया महसूस करती है। पर मेरी पोजीशन तो बहुत ही साधारण है और मास्टर मैडम दोनों ही जिद्दी तौर पर अंधे हैं, तो मेरे पास करने को कुछ भी नहीं था। लियूरो और चुगोवान एक दूसरे को शौक में देख रहे थे। उन्हें याद आया उस साल जब वो 8 साल का था, उन्होंने चुफेई को दत्तक ले लिया था। चुई को चुएन का बड़ा कमरा पसंद था। उस वक्त उन्होंने उसके लिए एक और बड़ा कमरा देने की प्लानिंग की थी, पर कि वो लगातार गलती करता रहा। उन्हें उसे सिखाना था, इसलिए उन्होंने बात को टाल दिया। तो उन्हें कभी नहीं लगा था कि टालना मतलब पूरे 8 साल हो जाएगा। लियूरू और चू गुहान की आंखों में गिल्ट की एक झलक दिखी। मैं उनका जैविक बेटा हूं, फिर भी मैं चू फैमिली के घर में ऐसे छोटे स्टोरेज रूम में 8 साल रहा। आखिरकार उन्होंने मेरा बहुत बुरा किया। वे एक करके कमरे में प्रवेश किए। कमरे में सब कुछ पूरी तरह से उनके इमेजिनेशन से अलग था। कमरा बहुत छोटा था, सिर्फ एक छोटा बिस्तर छोड़कर। वहां सिर्फ सादा वार्डरोब, एक छोटा टेबल और एक छोटा स्टूल था। बिस्तर पर रखी ब्लैंकेट भी बहुत पतली थी। सोचना मुश्किल है कि उसने सर्दी कैसे जिंदा रहा। कमरे में 5 लोग खड़े होते हुए वो अनबिलीवेबली भीड़ भाड़ वाला था। इस सीन को देखकर 3 बहनों को भी सच में शॉक्ड हो गईं। तो चुफेई के रूम में उनके रूम बहुत बहुत बड़े थे। तो सिर्फ लाइटिंग बढ़िया नहीं थी, बल्कि सारा डेकोर टॉप डिजाइनर ने किया था। चुकुचु फैमिली के चिल्ड्रेन होने के नाते वे को मेरे को ऐसे टाइट और डिप्रेसिंग स्टोरेज रूम में रहने की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। एक बैंक कार्ड रखा था। लियूरू ने एक नजर में ही उसे पहचान लिया। मेरे बचपन था। उसने इसे मेरे बर्थडे गिफ्ट के तौर पर दिया था। उसने इस बैंक कार्ड को अपने साथ भी नहीं लिया, तो वो इस बैंक कार्ड को भी नहीं चाहता। क्या चुवेन बाहर स्टार्व करके मरने की प्लान बना रहा है? चुचुसी यू ने इरिटेबली कहा।
हालांकि तुम बैंक कार्ड को अपने फोन से लिंक कर सकते हो, लेकिन ये कार्ड माँ के नाम पर है। उनमें से हर किसी के पास एक था। उसने बैंक कार्ड घर पर ही छोड़ दिया। क्या उसे नहीं डर कि माँ इसे फ्रीज कर देगी? लियू रू ने कांपते हाथों से बैंक कार्ड उठाया। वो जल्दी से अपना फोन खोलकर कार्ड की ट्रांजैक्शन हिस्ट्री चेक करने लगी। तो बाकी चू फैमिली को लियू रू की इंटेंशन साफ पता थी और वो जल्दी से झुक कर देखे। फोन खोलते ही लियू रू ने उस अकाउंट को एक्सेस किया जो 8 साल से उसने नहीं खोला था। फोन स्क्रीन पर जो सीन फिर आया उसने सबको पूरी तरह से स्टन कर दिया। इस अकाउंट में लियू रू ने ट्रांसफर किए 2 लाख सिवाय कुछ नहीं था, यानी बिल्कुल खाली था। 8 साल में एक भी ट्रांजैक्शन नहीं हुआ था। इस कार्ड का आखिरी ट्रांजैक्शन 6 साल पहले का था और आखिरी डिपॉजिट 8 साल पहले रिकॉर्ड हुआ था। दूसरे शब्दों में 6 साल पहले जब मैं 10 साल का था, तब से मैंने इस कार्ड से खर्चे करना बंद कर दिया था। छू गुआन की आवाज थोड़ी खिंची हुई थी। तो तुम में से आखिरी बार कब किसी ने छुवेन को कैश दिया था? कमरा पूरी तरह से साइलेंट था। लंबी चुप्पी के बाद लुरू ने जवाब दिया कि यह 8 साल पहले की बात है। 3 छू बहनों को भी काफी शौक लगा। एक साथ कहा, अहम भी। तो फिर वो अब तक कैसे जी रहा था? छू जुनलान ने फुसफुसाते हुए बड़बड़ाया। इसी वक्त पास खड़ी नानी अब और रोक नहीं पाई। तो वो परिवार की नानी 20 साल से भी ज्यादा समय से रही है। सबसे बड़ी बेटी के जन्म से पहले से ही वो परिवार की नानी रही है। उसने सर और मैडम को देखा जब से आपने यंग मास्टर को गोद लिया। यंग मास्टर छुवेन अक्सर इस स्टोरेज रूम में रहता था। अक्सर आपको गुस्सा दिलाता और खाने को भी पर्याप्त नहीं मिलता था। पहले 2 साल जब वो भूखा था तो संभाल में था। यंग मास्टर चुएन कुछ ब्रेड खरीद लेता था पेट भरने के लिए। तो बाद में जब यंग मास्टर चुएन के पैसे खत्म हो गए, वो कुछ समय तक भूखा रहा। एक दिन जब मैं ग्रोसरी खरीदने बाहर गई तो मैंने उसे बाहर के रेस्तरां में बर्तन धोते देखा। कैसे हो सकता है बर्तन धोना? लियू रू ने हैरानी में चिल्लाया। अनानी ने सिर हिलाया। उस समय यंग मास्टर चुएन अभी भी छोटा था और ज्यादा कमाई नहीं करता था, तो मैं अक्सर उसे छुपकर खाने के लिए ब्रेड दे दिया करती थी। वो बाद में जैसे यंग मास्टर चुएन बड़े हुए, वो खुद पैसे कमाकर ब्रेड खरीदने लगे। पूरी फैमिली शॉक हो गई। ये सच था कि जब भी मैं घर पर होता, हमेशा कोई ना कोई पंगा करता रहता था। हर बार मेरी बस इतनी हिम्मत होती थी जो खाना मेरे सामने है वही उठा लूं। जब भी मुझे डांट पड़ती या मार लगती, ऐसा लगता जैसे मैं सच में ज्यादा कुछ खा ही नहीं पाता था। तो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि वो इतना भूखा होगा कि उसे पैसे कमाने के लिए बाहर जाकर काम करना पड़ेगा। सिर्फ 10 साल का बच्चा, वो सच में बाहर बर्तन धोने गया था। और ये पार्ट टाइम जॉब 6 साल तक चली। चू गुआन ने गुस्से में कहा। इतनी बड़ी बात तुमने मुझे क्यों नहीं बताई? नैनी उसके गुस्से से डर गई। उसने जल्दी से कहा, जब मैंने उसे ढूंढा तो यंग मास्टर चुएन ने भी मुझे देख लिया था। उसने मुझसे भीख मांगी थी कि मैं आपको ना बताऊं। लियू रू चुपचाप रो रही थी, उसका बेचारा बेटा। तो वो इमेजिन भी नहीं कर पा रही थी कि 10 साल का इतना छोटा बच्चा दूसरों के बर्तन धोने जाता था ताकि थोड़े से पैसे कमाकर ब्रेड खरीद सके। तो वो चू फैमिली का बच्चा है। चू फैमिली का यंग मास्टर जिसे पैदा होते ही बहुत पैम्पर किया गया था। वो इतनी मुश्किल कैसे झेल सकता था? उसकी तीनों बेटियों ने बचपन से बड़े होने तक कभी एक बाउल नूडल्स तक नहीं बनाए थे। बाहर जाकर बर्तन धोकर पैसे कमाना तो दूर की बात है। लियू रू ने मेरे उन रफ और सख्त हाथों के बारे में सोचा। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके दिल को जोर से भींच दिया हो। वो एकदम अनबेरेबल था। चू गुआन वहां हैरान खड़ा रहा। वो बड़बड़ाया, मैं अब याद कर रहा हूं। कुछ साल पहले होटल मालिक ने कहा था कि उनके बैक किचन में बर्तन धोता था लड़का चू वेन जैसा दिखता था। मैं उस समय उस पर ध्यान नहीं दिया, तो मैं कभी नहीं सोचता था कि वो दूसरों के लिए बर्तन धोकर पैसे कमाएगा। इस पल तक चू गोन ने आखिरकार ये सच कबूल किया कि मैं चू परिवार के घर में ठीक ठाक नहीं रह रहा था। उसके अंदर बहुत पछतावा था। अगर वो उस समय जाकर देख लेता तो मुझे इतने साल तक कष्ट नहीं उठाना पड़ता। लियू रू ने आंसुओं में कहा, सब हमारी गलती है। हम उसके साथ बहुत सख्त थे। हमने उसे बहुत कम देखभाल दी, बहुत ही कम। इसीलिए वो हमें बताने की हिम्मत नहीं करता। चू जुनलान ने एक लंबी सांस ली। उसने एक बार गलती से मेरे खुरदुरे हाथ देख लिए थे। हालांकि उस समय उसे शक था, लेकिन मुझसे ठंडी रहने की आदत में थी, इसलिए उसने नहीं पूछा। जबकि माँ पिता ने कहा कि आज उसे सच में धक्का मारकर चोट लगी। सोच रहा हूं अब वो कैसे हैं। छोटे स्टोरेज रूम में माहौल बहुत ही दमनकारी था। अचू रूहान गहरी सोच में डूबी रही, लेकिन कुछ नहीं बोली। हालांकि चू सियुए थोड़ी प्रभावित हुई, फिर भी इसने मुझ पर तिरस्कार किया। जैसा हम समझते हैं, ये उसकी खुद सहानुभूति की चाल हो सकती है। दरवाजे के बाहर एक ब्लाइंड स्पॉट में जहां वो उसे नहीं देख पा रहे थे, चू फेई का पूरा शरीर कठोर था। उसकी मुट्ठी कसकर बंद थी। वो कुत्ता, मैंने सोचा कि उसे निकाल देने के बाद ये घर सच में मेरा हो जाएगा। तो वो अंत में बहुत झंझट के बाद चला गया, लेकिन मैं नहीं सोचती थी कि उसकी विदाई से लोग उसकी परवाह करने लगेंगे।
चूफे ने एक गहरी सांस ली, अपने दिल के गुस्से और जेलसी को दबाते हुए। उसने प्रिटेंड किया कि वो अभी सोकर उठा है और सबके सामने कॉर्नर से बाहर आ गया। आप लोग वापस आ गए। उसकी आवाज कमजोर और फीबल थी। वो डोर फ्रेम के सहारे टिक गया, जैसे अभी कोलैप्स हो जाएगा। लियू रू चिल्लाई और चूफे को सपोर्ट देने के लिए आगे भागी। उसने प्यार से पूछा, है क्या तुम्हारी तबीयत फिर से खराब लग रही है? चूफे ने अपना दिल पकड़ा और धीरे से सिर हिलाया। मैं ठीक हूं, थोड़े रेस्ट के बाद सब ओके हो जाएगा। चूफे का चेहरा एकदम रोजी था। वो बिल्कुल भी कमजोर नहीं लग रहा था, पर उसकी ये क्लमजी एक्टिंग चू फैमिली को फूल बनाने के लिए काफी थी। कमजोर होने की एक्टिंग करते हुए भी वो पूछना नहीं भूला, कि भाई चू वेन कैसे हैं? वो ठीक है। चू फेई की आवाज सुनकर लियू ने रोना बंद कर दिया। एक पल के लिए हेजिटेट हुई, पर फिर भी पूछा, खचू फेई, मुझे सच बताओ, तो तुम हमेशा लोगों को चू वेन को पीटने के लिए लीड क्यों करते हो? जैसे ही ये बात बोली गई, तीनों बहनें एकदम शॉक हो गईं। उन्हें बस इतना पता था कि चू वेन को पीटा गया था और वो इंजर्ड है, और ये किसी ग्रुप का काम था। पर यह कैसे हो सकता है? चूफेई उन्हें लीड करने वाला कैसे हो सकता है? चूफे का लटका हुआ हाथ अचानक भिज गया। उसने जल्दी से अपने इमोशंस एडजस्ट किए, तो उसने मासूमी और दुख के साथ कहा, गमाम, आप ऐसा क्यों कह रही हो? आखिरकार चूवेन भाई मेरे भाई ही तो है ना। अब मैं भला लोगों को उन्हें पीटने के लिए कैसे ले जा सकता हूँ? वो बोलते बोलते उसकी आंखों में आंसू भर आए, जो बस गिरने ही वाले थे, जैसे उसके साथ बहुत बड़ा इनजस्टिस हुआ हो। लेकिन इस बार लियूरू और चुगवान ने पहले की तरह उसे तुरंत कंफर्ट नहीं किया। तो उनके हाथों की मूवमेंट रुक गई। अपर हमने सर्विलांस फुटेज देखी है। यह सच में तुम ही थे जो ग्रुप को चून को पीटने के लिए लीड कर रहे थे? लिलियूरू ने हल्का सा फ्राउन किया। चू फेई की मुट्ठियां और कस गईं। सर्विलांस फुटेज? क्या कोई सर्विलांस फुटेज थी? तो वो अक्सर मुझे बिना सर्विलांस कैमरों वाली जगहों पर पीटता था, जैसे बाथरूम और छोटी गलियों में। तो सर्विलांस फुटेज कैसे हो सकती है? तो उस ध्यान से उन जगहों को याद किया जहां उसने पहले चूवेन को बुली किया था। को लगता है कुछ बार हम हॉलवे में थे, थोड़े केयरलेस होकर। इससे पहले कि चू फेई कुछ कह पाता, चूसी यू तुरंत बोल पड़ी, मॉम, आजकल वीडियोस फेक भी हो सकते हैं। तो आपको कैसे पता कि सर्विलांस वीडियो आपने देखा वो रियल है? चूसी यू के मुकाबले चू रूहान थोड़ी ज्यादा काम थी, तो उसने फ्राउन करते हुए पूछा, आपने सर्विलांस फुटेज कहाँ देखी? क्या चू वेन ने कोई ट्रिक चली है? उसकी बात अधूरी थी, पर वहां मौद हर कोई उसका मतलब समझ गया था। तो उसने पूरी तरह से नहीं माना कि चू फेई लोगों को च्यून को बुली करने के लिए ले जाएगा। चू फेई इतना आज्ञारी और कोमल है, फिर कैसे वो खुद से दूसरों को बुली करेगा? कि विपरीत में च्यून ही है जो बाहर के थक्स के साथ घूमता है, रोज लड़ाई करता है, वो इसलिए बुली वाला है। पर चुगुएन ने सीधे ही उनकी स्पेकुलेशन तोड़ दी। हमने वो पुलिस स्टेशन पर देखा। डायरेक्टर यांग ने खुद हमें दिखाया। डायरेक्टर यांग ये नाम सुनते ही चू जुनलान ने तुरंत भौं सिकुड़ी। अगर वही था जिसने खुद माँ बाबा को दिखाया, तो चुफेई चू जुनलान था वो, तीन बहनों में सबसे कूल। तो वो हमेशा चुपके से चुफेई को देखती रही। चू फेई की अजीबियत भले ही साफ नहीं थी, चू जुनलान की आंखों से बच नहीं पाई। चू फेई की आंखों में पैनिक की झलक आई, पर वो लाइफ टाइम एक्टर बनने लायक था, तो उसने जल्दी ही अपने इमोशन को स्टेबलाइज कर लिया। आंखों के आंसू गालों से बहते रहे। उसने सबको अविश्वास भरे एक्सप्रेशन से देखा। उसकी आवाज गले में अटक डैट गई। बड़ी बहन, दूसरी बहन, तुम सब तो तुम लोग मेरा बिलीव नहीं करते। ऐसे उसे देखते ही चुगोवेन और लियूरू के दिल तुरंत सॉफ्ट हो गए। लियूरू ने जल्दी से अपने आंसू वाइप कर दिए। चुच्चू फेई, बात यह नहीं कि माँ तुम पे बिलीव नहीं करती, तो मुझे पता है तुम्हारे पास कोई रीजन है। मैं बस पूछना चाहता हूं, वो रीजन क्या है? चू गोवेन की आंखों का लुक भी स्पष्ट रूप से सॉफ्ट हो गया। सिर्फ चू जुनलान जुखी धड़ के चू फेई को देख रहा था, हल्का सा फ्रोंग किया। और दिन में चू फेई 16 का हो जाएगा, तो वो पहले ही एक जोंग मैन था। चू वेन सिर्फ 10 साल का, कई सालों से अपना खुद का लिविंग कमाने लगा था। भले ही उसे हमेशा डैड डांटता और मारता था, उसने कभी उसे एक भी आंसू गिरते नहीं देखा। पर चू फेई तो बस एक ड्रॉप पे ही रो पड़ता है। पहली जुनलान ने चू फेई के आंसू देखे, बिना तुरंत कंफर्ट करने की कोई इच्छा के। उसमें यहां तक कि डिस्गस्ट की भी एक झलक थी। चू सिवे ने इरिटेबल होकर कहा, और कौन सा रीजन हो सकता है? चू वेन रोज स्कूल में फाइट करता है, तो शायद वो स्कूल में भी लगातार चू फेई को बुली करता रहा होगा। चू फेई को बैक फाइट करने के लिए फोर्स किया गया। तो ये सुनते ही सब लोग तुरंत टेंसे हो गए। लियूरू ने चू फेई को ऊपर नीचे देख लिया। चू फेई, क्या उसने तुम्हें बुली किया? ठीक हो, कहीं चोट तो नहीं लगी? चू परिवार वाले सब तनाव में थे। सिर्फ चू जुनलान की आंखों में ही थोड़ा सा संदेह झलक रहा था। डायरेक्टर यांग ने जो निगरानी फुटेज दिखाया, वो बस कहानी का एक हिस्सा था। जिन जगहों को वो नहीं देख पाए, वहां क्या हुआ कौन जानता है। चूफे की निराश आंखों में एक जीत की झलक दिखी। उसे खुद कोई बहाना बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ी। उसने होठों को चुपचाप बंद कर लिया।
एक शब्द भी नहीं बोला। उसने कुछ नहीं कहा, पर ऐसा लगा जैसने सब कुछ कह दिया हो। एक नजर में समझ ना आने वाली कोई बात नहीं थी। चुएन ने सच में स्कूल में चूफे को धमकाने की हिम्मत की। खैर, चूफे को धमकाने के बाद उसने फिर मुड़कर उस पर ही इल्जाम लगाया। उसने चूफे को अस्पताल जाने, पुलिस को रिपोर्ट करने की सलाह दी और चूफे को जेल में डालना चाहता था। चूफे अभी 16 का नहीं हुआ, नहीं तो वो उसकी चाल में फंस जाता। और सोचो कि लोग उसके लिए दया दिखा रहे थे। आन और लियूरू तुरंत पछतावे में डूब गए। अच्छा है कि चू फेई को पता था कैसे लड़ना है, नहीं तो कौन जानता है चुवेन ने उसे किस हालत में धकेल दिया होता। इस सीन देखकर शब्दहीन रह गई। जितना उसे पता था, छोटे मास्टर के शरीर पर कई चोटें थीं। और छोटे मास्टर के बारे में क्या, अब तक छोटी सी खरोंच पर भी वो मैडम के पास सुकून और दया मांगने जाता था। अगर वाकई में छोटे मास्टर चुवेन ने उसे धमकाया होता तो वो कैसे सह पाता। अगर वाकई में धमकाया गया होता तो वो बहुत पहले ही बड़ा हंगामा कर देता, सबको बता देता। और सिर्फ ये फैमिली ही है जिसे सही गलत का कोई सेंस नहीं है, जो उससे इतनी इजीली उल्लू बन गई। अगले दिन मैं बहुत अर्ली सोकर उठ गया। आज एक स्पेशल दिन था। मैंने पहले कभी लॉटरी टिकट नहीं खरीदी थी। आज मैं एक लॉटरी स्टैंड के पास से गुजरा और वहां की विनिंग इंफॉर्मेशन देखकर अट्रैक्ट हो गया। हालांकि जीतने वाला अमाउंट बहुत बड़ा नहीं था, पर मुझ जैसे भूखे इंसान के लिए मुझे सच में उसकी क्रेविंग हो रही थी। पूरा इंप्रेस होकर मैंने भी वो विनिंग नंबर याद कर लिया और जल्दी से फ्रेश होकर मैंने रोड साइड से एक स्टीम्ड बन खरीदा और सीधा लॉटरी स्टैंड चला गया। इस वक्त बिल्कुल पेनीलेस था। मेरे पास बस $2 थे, जो अभी मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी। तो मैं हांफते हुए काउंटर पर पहुंचा और अपने इकलौते $2 ओनर को दे दिए। मैंने अपनी मेमोरी से वो नंबर्स ओनर को सुना दिए। ओनर एक मिडिल एज्ड आदमी था। उसने अपने सामने रखे $2 देखे, फिर मेरे पुराने कपड़ों को देखा और मन ही मन सिर हिलाया। एक गरीब बच्चा जो पढ़ाई लिखाई के बारे में नहीं सोचता, बल्कि पैसों से लॉटरी टिकट खरीद रहा है। लॉटरी स्टैंड के बाहर राहगीरों मेरा बीमार और दुबला पतला लुक देखा और बस सिर हिलाकर आहें भरने लगे। ये बच्चा पहले से ही इतना गरीब है, फिर भी अपनी फैमिली की मेहनत की कमाई लॉटरी टिकट खरीदने में लगा रहा है। तो उन्हें इग्नोर करते हुए मैंने टिकट ली और चुपचाप लंबे वेट में खो गया। 1 सेकंड, 1 मिनट करके बीतता गया। मेरा अभी भी बहुत नर्वस था। ड्रॉ में बस 1 मिनट बचा था। लॉटरी स्टैंड का एटमॉस्फेयर काफी टेंस हो गया। लॉटरी टिकट खरीदने वालों ने अपने टिकट टाइट पकड़ रखे थे और बार बार अपने हाथ के नंबर्स बड़बड़ा रहे थे। ड्रॉ का टाइम आ गया और जब मैं नर्वस होकर स्क्रीन को घूर रहा था, तभी अचानक मेरा फोन बज उठा। मैंने देखने के लिए फोन निकाला। ये फिर से चू जुनलान थी। चू फेई ने पक्का घर पर फिर से कुछ बोला होगा, तभी वो इतनी सुबह मुझे डांटने के लिए कॉल कर रही है। अब मैं उस पर अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करना चाहता था और बिना सोचे समझे कॉल काट दिया। जो दूसरी तरफ चू जुनलान को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था जब उसने अपने हाथ में फोन को देखा। तो मेरी सच में इतनी हिम्मत हो गई कि मैंने उसका कॉल काट दिया। पहले तो अगर वो मुझे डांटने के लिए कॉल करती थी तो मैं बस चुपचाप सुनने की हिम्मत करता था। मैंने कभी खुद से कॉल काटने की हिम्मत नहीं की थी। कुछ चू जुनलान के दिल में अचानक थोड़ा गुस्सा आ गया। डॉम के बंद दरवाजे को देखते हुए उसके माथे पर बल आ गए। कल बहुत देर हो गई थी, इसलिए वो आज सुबह जल्दी स्कूल मुझे ढूंढने आ गई। उसने तो खास तौर मेरे डॉम की लोकेशन भी पूछी थी। वो सच में मुझसे मिलना चाहती थी, ये पूछने के लिए कि आखिर चल क्या रहा है। फाइनली इरिटेट होकर मैंने चू जुनलान का नंबर ब्लॉक कर दिया। एक करके नंबर्स धीरे धीरे बड़ी स्क्रीन पर आने लगे। अब पता नहीं कब से, पर मेरी हथेलियों पर पसीना आ रहा है। पहला नंबर मैच हो गया, दूसरा नंबर भी मैच हो गया, तीसरा नंबर भी मैच हो गया, ये भी मैच कर रहा है। सारे नंबर्स आ गए हैं। मैंने चैन किसान की सांस ली। शॉप में सब आए भर रहे थे और गालियां दे रहे थे, पर मेरा मूड एकदम चिल था। हालांकि पैसे बहुत ज्यादा नहीं थे, पर काफी थे। अब मैं खुशी खुशी अपनी लॉटरी टिकट लेके वापस काउंटर पर गया। ओनर भाई, मेरा प्राइज रिडीम करने में हेल्प कर दो। मेरी बात सुनकर पूरी लॉटरी शॉप में जैसे धमाका हो गया। सब लोग आसपास जमा हो गए। गेस ने जीत लिया तो ये सच में जीत गया, और अमाउंट भी छोटा मोटा नहीं है। 30 साल का 31 साल का एक अजीब सा दिखने वाला आदमी खुद को रोक नहीं पाया और आगे आया। उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। भाई, मैंने तुझे पहले कभी नहीं देखा। क्या तू पहली बार लॉटरी टिकट खरीद रहा है? मैंने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वो बस हल्का सा सिर हिला दिया। मेरा हाँ सुनते ही उस आदमी के चेहरे पर एक अजीब सी स्माइल आ गई। अब वो मेरे और करीब आया। का पहली बार में ही इतना बड़ा प्राइज जीत लिया? का कोई सीक्रेट है क्या? मुझे भी बता। उसकी बातों में साफ साफ खतरा और मजाक झलक रहा था। वो लॉटरी शॉप का ओनर जो पैसे गिन रहा था, उसके हाथ रुक गए। उसने मुड़कर मुझसे पूछा, मैं तेरे 10,000 युआन यहीं रिडीम कर सकता हूँ? का तेरे पास बैंक कार्ड है? मैं तेरे कार्ड में ट्रांसफर कर सकता हूँ?
मैंने उस आदमी को इग्नोर किया और सिर हिलाकर ओनर को सच बता दिया कि मेरे पास कार्ड नहीं है, या तो क्या किसी फैमिली मेंबर के बैंक कार्ड में ट्रांसफर करना है। ओनर ने उस दूसरे आदमी की तरफ देखा और फिर से पूछा, क्योंकि वो बंदा हमेशा से चोर टाइप का रहा है। पास्ट में जब भी कोई प्राइज जीतता था, अगर वो अकेला होता और इजी टारगेट लगता तो ये उसे लूट लेता था। वो कुछ साल जेल में भी रह चुका है। वो असली गैंगस्टर है। उसके सामने वाला लड़का तो बस टीनेजर था और काफी स्किनी और कमजोर था। 10,000 युआन कैश हाथ में रखना बिल्कुल भी सेफ नहीं है। मेरी शॉप से बाहर निकलने से पहले ही उसे टारगेट कर लिया गया है। मैंने उस आदमी को देखा और ओनर की अच्छी इंटेंशन समझ गया, पर मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता। पैसे मेरी फैमिली के कार्ड में ट्रांसफर कर दो, मुझे कैश दे दो, मैंने कहा, और मेरी बात सुनकर ओनर टेंशन में आ गया। ये स्टूडेंट एक लुक में ही पता चल रहा है कि इसे सोसाइटी के डेंजर्स का अंदाजा नहीं है, तो उसे पहले ही टारगेट किया जा चुका है। फिर भी वो बिल्कुल भी नर्वस नहीं है। पैसे रॉब हो गए तो वो तो छोटी बात है। मुझे इस बंदे की फिक्र है। ऑनर के पास कोई चॉइस नहीं थी। उसने 10,000 युआन गिने और मुझे दिए। तो मेरे शोल्डर को थपथपाते हुए उसने सीरियस होकर कहा, बेटा जल्दी घर जाओ। मेरे निकलने के थोड़ी देर बाद ही उसने मुझे फॉलो करना शुरू कर दिया। लॉटरी शॉप के ओनर ने उसे तुरंत आवाज दी। 1 मिनट शॉप का ओनर एक मोमेंट के लिए हेजिटेट हुआ और फिर बोला, वो तो बस एक बच्चा है। तो क्या हुआ अगर वो बच्चा है? मुझे क्या फर्क पड़ता है कि वो बच्चा है या नहीं? तो उस आदमी ने एक बात बोली और बिना पीछे मुड़कर देखे चला गया। पैसे मिलने के बाद मैं सीधा बैंक गया। मैं पहले ही 16 साल का हो चुका हूं। अब मैं खुद का बैंक कार्ड बनवा सकता हूं। जब मैं एक सुनसान गली में पहुंचा तो लॉटरी शॉप वाला वोली नाम का गैंगस्टर अचानक बाहर आ गया। उसके हाथ में एक स्टिक थी। एक कमीनी स्माइल के साथ वो धीरे धीरे मेरे पास आया। तो बच्चे, क्या कोइंसिडेंस है यहाँ तुझसे मिलना? क्या चाहता है तू? तो मैंने तेवर दिखाए कि अगर तू चुपचाप पैसे दे देगा तो मैं तुझे नहीं मारूंगा। मैंने उसे शक की नजरों से देखा और तुरंत समझ गया, ये मुझे लूटना चाहता है। क्या तुझे जेल जाने का डर नहीं है? मैंने अपने आसपास देखा, कोई जुगाड़ू वेपन ढूंढते हुए। मुझे नहीं पता ये गैंगस्टर कितना स्ट्रांग है। मुझे कुंग फू स्किल्स नहीं आती, उसके पास स्टिक है, तो मुझे केयरफुल रहना चाहिए। गैंगस्टर ने बड़े टशन में कहा, मैं पहले भी जेल जा चुका हूं, तो क्या? मैंने अचानक एक चालाक स्माइल दी। अचानक मेरे हाथ में एक स्टिक आ गई। मैंने अपने पंजों के बल जोर लगाया और गैंगस्टर की तरफ लपका। गैंगस्टर ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं पहल करूंगा। जब वो हक्का बक्का था, उसे मेरी स्टिक से एक जोरदार झटका लगा। वो गैंगस्टर दर्द से चिल्लाया और तुरंत रिएक्ट किया। अपनी स्टिक पकड़ी और काउंटर अटैक शुरू कर दिया। शायद इसलिए कि वो सालों से सड़कों पर रहा है, उसे रियल कॉम्बैट की ट्रेनिंग मिली थी। और भले ही मुझे चू फैमिली में ट्रेन किया गया था, पर अभी ये 16 साल की बॉडी बहुत कमजोर है, तो मेरा स्टेमिना उस गैंगस्टर के मुकाबले बहुत कम है। एक पल के लिए हम दोनों की टक्कर बराबर की थी। मुझे एंग्जाइटी होने लगी। मेरे पास इतना स्टेमिना नहीं है कि मैं इसे उसके साथ और लंबा खींच सकूं। मुझे ये जल्दी खत्म करना होगा। फाइट के दौरान अचानक मेरी नजर दीवार के पास एक पतली इलेक्ट्रिक वायर पर पड़ी। तो मैंने ना दिल पक्का किया, सही मौका ढूंढा। अपने बाएं पैर से वायर को दबाया और दाएं हाथ से उसे जोर से खींचा। मेरे खींचते ही वायर टूट गई। बिना किसी हेसिटेशन के मैंने वायर का टूटा हुआ सिरा सीधा उस गैंगस्टर पर लगा दिया। मैं तेजी से पीछे हटा और गैंगस्टर से थोड़ी दूरी बना ली। गैंगस्टर के हाथ में लकड़ी की स्टिक अभी भी ऊपर उठी हुई थी और मेरे सिर पर लगने ही वाली थी कि तभी उसकी बॉडी में इलेक्ट्रिक करंट दौड़ गया। गैंगस्टर को बस अपनी बॉडी सुन्न होती महसूस हुई, इससे पहले कि वो गाली भी दे पाता। उसकी आंखें तुरंत डल हो गईं और उसकी बॉडी नीचे गिर गई। मैंने तुरंत वायर हटाई और उसे साइड में फेंक दिया, फिर जमीन पर गिर जोर जोर से हाँफने लगा। इस बार गैंगस्टर को बहुत ही गंदा शॉक लगा। अगर वायर का वोल्टेज कम नहीं होता और शॉक बहुत टाइम के लिए नहीं लगता, तो शायद ये गैंगस्टर अपनी जान गंवा देता। और जब मेरी सांसें नॉर्मल हुई तो मैंने तुरंत पुलिस को कॉल किया। मैंने अपनी पॉकेट चेक की, पैसे वहीं थे और कोइंसिडेंटली इस बार भी वही लीड ऑफिसर था जो पहले आया था। ऑफिसर गाड़ी से उतरा और उसने मुझे दीवार के सहारे टिका हुआ देखा। उसने तेवर चढ़ाए, फिर से तुम ही क्यों हो? मैं धीरे से मुस्कुराया, गहां क्या कोइंसिडेंस है? पुलिस को मैंने ही बुलाया है, वो मुझे लूटना चाहता था। बाकी ऑफिसर्स ने तुरंत उस गैंगस्टर को पकड़ लिया जो अभी होश में आया ही था और उठकर भागने वाला था। जैसे ही उन्होंने उसका चेहरा देखा, सारे ऑफिसर्स सब समझ गए, ये बंदा रिपीट ऑफेंडर है, अभी हाल ही में जेल से छूटा है और अभी भी सुधरा नहीं है। जो ऑफिसर मुझे उठा रहा था, उसकी आंखों में मेरे लिए थोड़ी सिंपैथी दिख रही थी। ये बच्चा सच में बहुत अनलकी है। कल बर्थडे पर बुली हुआ, आज रॉबरी हो गई। उस गैंगस्टर और मुझे दोनों को पुलिस स्टेशन ले जाया गया। मेरी पट्टियां बंधने और जरूरी स्टेटमेंट रिकॉर्ड होने के बाद मैं पुलिस स्टेशन से निकल गया। प्रोसीजर पूरा होने के बाद ही सब डिसाइड होगा,
तो अभी स्टेशन पर रुकने की कोई जरूरत नहीं है, तो तुम अपना स्टेटमेंट देकर जा सकते हो। तो मेरी पट्टियों को देखते हुए लीड ऑफिसर ने ऑफर दिया, तुम्हें कहाँ जाना है? तो मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। वैसे इस उम्र के लड़के इतना सब झेलने के बाद कब के टूट चुके होते, पर मैंने जिस तरह बिना किसी ड्रामे के सब शांति से हैंडल किया, वो उनके लिए एकदम नया था। लीड ऑफिसर के मन में अनजाने मेरे ही लिए एक अच्छा इंप्रेशन बन गया। मैंने सिर हिलाया, फिर तो थैंक यू सो मच। पुलिस एस्कॉर्ट मिलना तो ऑब्वियसली बेस्ट ऑप्शन है। मैं धीरे से बुदबुदाया। वो मैं अंदर से हैरान था, वो एक ईमानदार आदमी है और उनकी एबिलिटीज कमाल की हैं। बस कुछ ही सालों में वो एक मामूली पुलिस अफसर से नानचेंग पब्लिक सिक्योरिटी ब्यूरो के डायरेक्टर बन गए। हम दोनों पूरे रास्ते चैट करते रहे। ऑफिसर ने मुझसे जितनी बात की, उन्हें उतना ही लगा कि मैं उनकी पसंद का बंदा हूं। बैंक से निकलने के बाद मैं सीधा डिजिटल सिटी चला गया। मैंने ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया और इमीडिएटली मैं तुरंत वही कंप्यूटर खरीदा जो मेरे पिछले जीवन में इस्तेमाल होता था, फिर सीधे डॉम में वापस चला गया। मैं चतुराई से कंप्यूटर ऑन किया, सिक्योरिटीज फर्म में अकाउंट खोलने के लिए रजिस्टर किया, अपने पुराने जीवन की वही परिचित वेबसाइट खोली, नया रिलीज हुआ स्टॉक ढूंढा, वो नया स्टॉक जो निकट भविष्य में स्काई रॉकेट करेगा। अभी के लिए स्टॉक अभी भी कोई खास चीज नहीं है, साधारण और कुछ भी खास नहीं, लेकिन 2 दिन में ये पूरी तरह बदल जाएगा। मैंने कंप्यूटर बंद किया, आराम से अपना होमवर्क निकाला और उस पर काम शुरू किया। तो चुफेई के ग्रेड ज्यादा अच्छे नहीं हैं, क्लास में वो मुश्किल से औसत माना जा सकता है। उसने चू परिवार को बताया कि उसकी खराब सेहत की वजह से उसे ग्रेड नहीं बढ़ रहे, जबकि मेरे भी ग्रेड बेहतरीन नहीं थे, लेकिन मैं हर एग्जाम में हमेशा चुफेई से ऊपर स्कोर करता रहा। पर हर बार जब हम टेस्ट पेपर घर ले आते तो वे सिर्फ चुफेके की तारीफ करते और उसकी मेहनत के लिए हर तरह के इनाम देते। जहां तक मेरी बात है, जो स्पष्ट चुफेई से बेहतर ग्रेड रखता था, मुझसे कभी भी इस बारे में नहीं पूछा गया। मैंने अपने हाथ फैलाए, लेकिन शरीर पे जख्म अभी तक ठीक नहीं हुए थे, जिससे मैं दर्द में झुंझलाया। मैंने अपने दर्द वाले शरीर को रगड़ा। मैं सिर रखकर लेट गया और सो गया। अगली सुबह खेल मैदान में खूबसूरत युवा लोग 2-3 के समूह में चलते हुए अपने क्लासरूम की ओर जा रहे थे और वे बातें कर रहे थे और हंस रहे थे, अपने जवानी भरे चेहरों पर हाल के मजेदार इवेंट्स की चर्चा कर रहे थे। ज्यादा फिक्र नहीं थी। मैं डॉम की गलियारे में खड़ा इस सीन को देख रहा था और पहली बार मुझे लगा कि स्कूल कितना शानदार जगह है। ताजी हवा की गहरी सांस लेते हुए मैं क्लासरूम की ओर चला। क्लासरूम में छात्र उत्साह से कुछ चर्चा कर रहे थे। चुएन ने फिर से पुलिस को बुलाया, तो मैंने सुना कि लियू सिंह और उसके दोस्त अभी भी पुलिस स्टेशन में रखे हुए हैं। वो असली में पुलिस को कॉल करने की हिम्मत कर गया। क्या उसे शाओ शाओ की रिवेंज का डर नहीं है? तुम सबने सुना है। वक्त अचानक रहस्यमय हो गया। उसने चारों ओर देखा। जब पक्का हो गया कि वो व्यक्ति आसपास नहीं है, तो उसने आगे बढ़ने की हिम्मत की। मैंने सुना कि वो बच्चा चुएन को वेंजिंग ने बचाया था। वेंग, सब लोग तुरंत हैरान रह गए। फिर सब लोग गहरी सोच में डूब गए। इसीलिए वो पुलिस को कॉल करने की हिम्मत कर गया। वे वेंजिंग ने उसके लिए पुलिस को कॉल किया होगा। क्या इसका मतलब नहीं कि वेंजिंग ने यंग मास्टर चू का सामना किया है? और सबकी आंखें अचानक उत्साह से चमक उठीं। यंग मास्टर चू और वेंजिंग को स्कूल के 2 सबसे अनटचेबल लोग माना जाता है। इतने लंबे समय से दोनों हमेशा एक दूसरे की रेंज से बाहर रहे हैं, तो अब वो आखिरकार सीधा मुकाबला करने वाले हैं। अभी भी जल्दी है। मेरे पीछे से वेंजिंग की कोमल आवाज सुनाई दी, तो मैं मुड़ गया। चेहरे पर अनजाने में एक स्माइल आ गई। वहीं मुझसे ग्रीट करने के बाद वो सीधे मेरे पास से गुजरते हुए अपनी क्लास की ओर चली गई। वेंजिंग और मैं एक ही ग्रेड में हैं, बस अलग क्लास में। शोर वाली करे आने से अचानक साइलेंट हो गई। हॉलवे में अभी वेंजिंग का मुझे ग्रीट करने वाला सीन कई लोगों ने देखा था, तो सबको और भी पक्का यकीन हो गया कि मैं जरूर वेंजिंग की कोर्ट की टेल्स पर चढ़ गया हूं। सब लोग इस पर गॉसिप खत्म करने से पहले ही क्लासरूम के दरवाजे पर एक शख्स दिखा। चुफे ने सामने खड़े सीधे खड़े शख्स को देखा। उसकी आंखों में बेमिसाल नफरत भर गई। वो नहीं था, सब कुछ उसकी वजह से ही था। वो ही था जिसने चू परिवार में मेरी फीलिंग्स चुरा ली। आज सुबह उसे साफ लगा कि बड़ी बहन का उसके प्रति रवैया पहले जैसा गर्म नहीं रहा। वो खुद को रोक नहीं सका, हंसी उड़ा दिया। मैं सोच रहा था वो कौन है? ये तू ही है, गंदा बैंड। अपनी सीट की तरफ जा रहा था, तभी चुफे की आवाज आई। मैं पीछे मुड़कर चुफे को ठंडे अंदाज में देखा। जब उसने देखा कि मैं उसकी आंखों में सीधा देख रहा हूं, उसके दिल का गुस्सा तुरंत फूट पड़ा। 2 दिन में तुझे नहीं देखा। तेरी हिम्मत अब बड़ी हो गई है ना? क्या फिर से मार खाने की लालसा है तुझे? उसकी गुस्से में कूदते हुए हालत को देखकर मुझे अचानक थोड़ा मजा आया। तू वो पागल जिसने मैकपाई का नेस्ट चुरा लिया। पिछले दिन तेरा मन नहीं बना, अब पुलिस स्टेशन में कुछ दिन बिताना चाहता है। चुफे तुरंत गुस्से में फट पड़ा। तो तू किसको पागल कह रहा है जिसने मैकपाई का नेस्ट चुरा लिया?
उनकी बात सुनकर सबने हाँफ लिया। चूएन ने आज जरूर भालू का दिल और तेंदुए की ताकत खा ली होगी। चू खानदान के बड़े लाडले से ऐसे बात करने की हिम्मत। वो चू फैमिली का बड़ा वारिस है भाई। इस पूरी क्लास में चू भाई सबसे ज्यादा रईस हैं, तो इनके पेरेंट्स को भी चू भाई को देखकर मक्खन लगाना पड़ता है। ऊपर मैंने उसे मजे लेते हुए देखा, अनाथ आश्रम से आया हुआ वो गोद लिया बेटा अब डेट्रिक्स यूज करके मुझ असली वारिस को ही बाहर निकाल रहा है। अगर तुम दूसरों के घर पर कब्जा करने वाले धोखेबाज नहीं हो तो फिर क्या हो? क्या चू फैमिली में कुछ साल गुजारने के बाद तुझे सच में लगने लगा कि तू ही वहां का असली शहजादा है? ये बात सुनते ही पूरी क्लास में एकदम से बवाल मच गया। चूफे की आंखें तो शौक के मारे फटी की फटी रह गईं। ये क्या बकवास कर रहा है? इसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई? स्कूल में ऐसी बातें बोलने की इसकी हिम्मत कैसे हुई? पूरी क्लास में एकदम से शोर मच गया। कहीं मैंने गलत तो नहीं सुना? इसने कहा कि चूफे गोद लिया हुआ है और चूवेन ही असली वारिस है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई अपने से बच्चे को छोड़कर गोद लिए हुए बेटे को ज्यादा भाव दे। क्लास में सबके चेहरे देखने लायक थे। कुछ सब आपस में खुसर पुसर करने लगे कि क्या ये सच हो सकता है। तो काफी लोग टेंशन में आ गए कि अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो मेरी पोल खुल जाएगी। मैं इतना भी बेवकूफ नहीं हूं। इसका मतलब चूफेई सच में अडॉप्टेड हो सकता है। ये लोग इतने सालों से चूफेई के तलवे चाट रहे थे। इनमें से इतनों ने तो चूफेई को खुश करने के लिए मुझे काफी बुली किया था, और अब ये सब सुनकर ओ माय गॉड। जिस तरह से सब चूफेई को देख रहे थे वो वाइब एकदम से बदल गई। तो काफी लोगों ने तुरंत अपने फोन निकाल लिए ताकि उन दोनों के बीच का ये टेंस सीन रिकॉर्ड कर सकें। कुछ लोगों ने तो सीधा लाइव स्ट्रीमिंग ही शुरू कर दी। छू फेई ने शौक से उबरने के बाद अपनी तरफ पॉइंट किए हुए फोन्स को देखा और तुरंत रिएक्ट किया। उसने एकदम शौक और हर्ट होने का नाटक किया और मेरी तरफ देखा। तो तू क्या बकवास कर रहा है ओ कंगाल? तू मेरी जगह लेना चाहता है अमीर बनने के लिए, तो इस तरह से फैमिली के यंग मास्टर को फंसा नहीं सकता। जैसे ही उसने ये कहा, पब्लिक का ओपिनियन और गालियां तुरंत मेरी तरफ मुड़ गईं। मुझे लगता है कि ये अमीर बमीर बनने के चक्कर में पागल हो गया है और यंग मास्टर छू को फ्रेम करने की कोशिश कर रहा है। तो बहुत जल्दी इंटरनेट पर एक न्यूज़ वायरल हो गई कि कैसे एक लालची स्टूडेंट पैसे ऐंठने के लिए छू फैमिली के यंग मास्टर को बदनाम कर रहा है, और हमारी फोटो के साथ ये खबर सर्च रैंकिंग में टॉप पर पहुंच गई। नेटिजन्स को तुरंत समझ नहीं आया कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ, कि मुझे इतना गुस्सा आया कि मुझे हंसी आने लगी। इस छू फेई को मुझे बुली करने की आदत हो गई है। उसे लगता है कि मैं अभी भी पहले जैसा ही हूं, कि वो जब चाहे मुझे बदनाम कर सकता है और मैं छू फैमिली के डर से पलट कर जवाब नहीं दूंगा। पर अब जब तूने ये कह ही दिया है तो क्यों ना हम पुलिस को बुला लें। पुलिस इन्वेस्टिगेट करके पता लगा लेगी कि किस साल और किस दिन तुझे अनाथालय से छू फैमिली ने अडॉप्ट किया था। वो छू फेई का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने अपनी मुट्ठियां इतनी जोर से भींची कि उसके नकल सफेद दिखने लगे। अचानक उसकी आंखों में एक चमक आई, जैसे उसने कुछ बहुत ही डरावना सोच लिया हो। छूवेन, तो अपने दिखावे के लिए तूने पुलिस को भी ब्राइब दे दी है। ये कितना टिया है ये। जैसे ही उसने ये कहा, सब लोग फिर से भड़क गए कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये छूवेन ऐसा कुछ कर सकता है। सबकी बातें सुनकर छूफेई के चेहरे पर एक ट्रायम्फेंट स्माइल आ गई। उसने बस इतना कहा कि मैंने पुलिस को ब्राइब किया है, पर उसने ये स्पेसिफाई नहीं किया कि किस बात के लिए ब्राइब किया। ये सब इन बेवकूफ क्लासमेट्स की बनाई हुई फैब्रिकेटेड बातें हैं। ये बोलकर वो चू फैमिली को यह हिंट दे सकता था कि उस दिन जो सर्विलांस वीडियो उन्होंने देखे थे, शायद मेरे ब्राइब किए हुए पुलिस ऑफिसर ने उनके साथ टेम्परिंग की हो। चू फैमिली की तो पुरानी आदत है हर चीज को ओवरथिंक करने की। चू फेई इस काम में बहुत प्रो है। और जब वो काफी स्मग फील कर रहा था, उसने नोटिस ही नहीं किया कि क्लासरूम के गेट पर एक ब्यूटीफुल लड़की खड़ी है। वो चू जुनलन ने कल पूरी सुबह डॉर्मेटरी के एंट्रेंस पे वेट किया था, पर मैं कहीं नहीं दिखा और मेरा फोन भी अनरीचेबल था। आज वो जानबूझकर मुझे ढूंढने क्लासरूम आई थी। वो इस पूरे मामले का सच जानना चाहती थी। तो वो जानना चाहती थी कि क्या चुफेई ने सच में मुझे मारा था, और जो सर्विलांस वीडियो उसके पेरेंट्स ने देखे थे वो रियल थे या नहीं। क्लासरूम में एंटर करने से पहले उसने अंदर हो रहा आर्ग्यूमेंट सुन लिया। तो इस बार वो चुफेई की हेल्प करने के लिए अंदर नहीं भागी, बल्कि चुपचाप क्लासरूम के बाहर खड़ी होकर थोड़ी देर उनकी कन्वर्सेशन सुनने लगी। चू जुनलन ने सब कुछ सुन लिया। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ और वो शॉक रह गई। ये चुफेई क्या कह रहा था? वो स्कूल में सबके सामने चू वेन की चू फैमिली के यंग मास्टर वाली आइडेंटिटी को डिनाई कर रहा था। हालांकि उनके पेरेंट्स ने पब्लिकली ये अनाउंस किया था कि चू फेई ही फैमिली का बायोलॉजिकल बेटा है। पर उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि चू वेन उनका बेटा नहीं है। तो उस वक्त उनके पेरेंट्स ने चू वेन को स्कूल में ये बताने से मना किया था कि वो चू फैमिली का बेटा है, ताकि वो चू फेई को प्रोटेक्ट कर सकें। पर इस चू फेई ने बाहर वालों के सामने खुद से इनिशिएटिव लेकर इस बात को डिनाई किया कि चू वेन चू फैमिली का यंग मास्टर है। आखिर उसे ऐसा करने के गट्स किसने दिए?
चू जुनलन से अब और कंट्रोल नहीं हुआ। वो सीधे क्लासरूम के अंदर चली गई। तो उसकी एंट्री होते ही शोर मचाती क्लास एकदम साइलेंट हो गई। कुछ चुनलन को देखते ही चूफेई की हालत टाइट हो गई। उसने वो तो नहीं सुन लिया जो मैंने अभी कहा है ना, और शायद उसने नहीं सुना होगा। अगर उसने और चू वेन को भिड़ते हुए सुना होता तो वो पक्का उसे बचाने के लिए तुरंत अंदर आ जाती, चू फेई ने खुद से सोचा, और तब जाकर उसकी जान में जान आई। इससे पहले कि चुजुन्नन कुछ बोल पाती, चू फेई जल्दी से उसके सामने आ गया। वो खुशी से चिल्ला दी, आप यहाँ कैसे? तो उन्हें उम्मीद नहीं थी कि चू फेई की खातिर वो खुद स्कूल आएगी। सबकी हैरान और इम्प्रेस्ड नजरें देखकर चू फेई और भी ज्यादा शो ऑफ करने लगा। तो वो जानबूझकर चू जुन्नन के करीब गया और प्यार से बोला, अबड़ी दीदी, आप तो इतनी बिजी रहती हो, तो कहा आपको स्कूल में मुझसे मिलने का टाइम कैसे मिल गया? ये कहकर चू फेई ने स्ट्रांग बनने का नाटक किया और बोला, अटेंशन मत लो बड़ी दीदी, तमीरियत अब काफी ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लबड़ी दीदी, आपको मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है का सच में। उसका ये क्लोज बिहेवियर देखकर सब उसे इम्प्रेस्ड होकर देखने लगे। उसी वक्त सब मेरी ऐसे देख रहे थे जैसे कोई तमाशा देख रहे हो। उसकी इतनी हिम्मत कि वो चू फैमिली के यंग मास्टर को फंसाने का सपना देखे। अब तो चू फैमिली की बड़ी बेटी खुद यहां आ गई है। अब देखते हैं कैसे उसकी बेइज्जती होती है। तो सबके चेहरे पर मजे लेने वाले एक्सप्रेशंस थे। कुछ लोगों ने तो अपने लाइव स्ट्रीम कैमरे सीधे हमारी तरफ कर दिए। मेरा इन बोरिंग लोगों को भाव देने का कोई मन नहीं था। मैं सीधा अपनी सीट पर गया, होमवर्क निकाला और बस उसे खत्म करने में लग गया। 2 साल बहुत ज्यादा हैं यार, मुझे बस जल्दी से ग्रेजुएट होना है ताकि इस चू फैमिली से पीछा छुड़ा सकूं। इन लोगों की शक्लें, मुझे इन्हें एक सेकंड के लिए भी और नहीं देखना। कचू जुन लैन ने अपनी भौहें सिकोड़ी चू फेई को एक कोल्ड लुक दिया। वैसा नहीं जैसा वो हमेशा करती थी कि फौरन चिंता जताने लगे, बल्कि वो चुपचाप एक कदम पीछे हट गई। चू फेई सबकी मक्खनबाजी में इतना खोया था कि उसने नोटिस ही नहीं किया कि चू जुन लैन कितना अजीब बिहेव कर रही है। तो वो किसी घमंडी मोर की तरह सबकी चापलूसी एंजॉय कर रहा था और चू जुन लैन के सामने शरीफ बनने के लिए बीच बीच में थोड़े हम्बल शब्द भी बोल रहा था। तो सब लोग तुरंत भूल गए कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या कहा था। सब उन दोनों के इर्द गिर्द जमा हो गए, बस इस होड़ में कि किसी तरह चू जुन लैन की नजर उन पर पड़ जाए। ये एक बहुत ही रेयर मौका था। अगर यहाँ चू फैमिली की बड़ी बेटी की नजरों में उनकी इमेज अच्छी बन जाती और घर और दोस्तों में उनकी टॉर बन जाती, और फिर वो भी अपनी फैमिली के सबसे वैल्यूएबल मेंबर्स बन जाते। फैमिली के रिसोर्सेज का ज्यादा हिस्सा भी उन्हीं को मिलता। उनमें से कई अपनी फैमिली के इकलौते बच्चे नहीं थे। उनके भाई बहनों के बीच काफी कंपटीशन रहता है। अगर वो खानदान के लिए और फायदे ला सकें तो फैमिली में उनका स्टेटस अपने आप बढ़ जाएगा। चू फेई ने साफ देख लिया कि चू जुन लैन की आंखों में कितनी इरिटेशन थी। वो तुरंत चू जुन लैन के सामने आकर खड़ा हो गया। तो तुम लोग क्या कर रहे हो? मेरी दी को डराओ मत। ये देखकर फिर से चू फेई को मक्खन लगाने लगी, इस उम्मीद में कि शायद वो उन्हें चू जुन लैन के करीब जाने का चांस दे दे। चुई को तो बस यही चाहिए था। तो उसे बहुत कूल लगता था जब लोग उसके सामने इतनी बटरिंग करते थे। और इस शोर और एक्साइटमेंट के बीच क्लासरूम के दरवाजे पर अचानक कुछ और ब्यूटीफुल लोग दिखे। उसकी एंट्री ने सीधे पूरे क्लासरूम में तहलका मचा दिया। उसके साथ और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स आए थे। तो उन्होंने क्लासरूम को घेर लिया, या तो मजा देखने के लिए या फिर उस ब्यूटीफुल लड़की का पीछा करते हुए यहां तक आ गए थे। तू बिंग यू, जो स्कूल की नंबर 1 ब्यूटी है, वो भी यहां आई है। मैंने सुना है कि वो चू फैमिली के यंग मास्टर की फियांसे है, चू फैमिली की इकलौती फ्यूचर बहू। चू जुनलान ने यह फुफुसाहट सुनी और उसके माथे पर हल्की सिकन आ गई। चू फैमिली की इकलौती बहू, और तो उन्हें लगा कि ये तू बिंग यू चू फेई की फियांसे है। इस तू ब्यू की सच में चू फैमिली के साथ बचपन की एंगेजमेंट हुई थी। फैमिली 10 साल से भी पहले चू कॉरपोरेशन एक बड़ी मुसीबत में फंस गया था। तो चू फैमिली ने ही पहल की थी और चू फैमिली की मदद की थी। पापा चू फैमिली के इस बड़े एहसान के लिए बहुत थैंकफुल थे, इसलिए उन्होंने प्रॉमिस किया कि मेरी शादी, जो सिर्फ कुछ महीनों का था, अभी पैदा न हुई तो बिंग यू से कर देंगे। इन सालों में क्योंकि घर पर मेरी कोई वैल्यू नहीं थी, इसका असर तू बिंग यू पर भी पड़ा। इस फियांसे को भी उन्होंने पूरी तरह इग्नोर कर दिया था। तो पर एक बात तो श्योर है, तू बिंग यू के साथ जिसकी एंगेजमेंट हुई है वो चू वेन है, चू फेई नहीं। तो चू फेई ने सबकी सरप्राइज शक्लें देखी और मुड़कर देखा तो तू बिंग यू दरवाजे पर एक ग्रीन लोटस की तरह खड़ी थी। तो उसके चेहरे पर एक चमकती हुई स्माइल आ गई। तुम यहाँ कैसे? कि उसने बड़े एक्साइटमेंट के साथ उसे ग्रीट किया और खुशी खुशी उसे वेलकम करने के लिए आगे बढ़ा। तो बिंग यू ने चू फेई की ब्राइट स्माइल देखी और उसका सुंदर चेहरा ब्लश करने लगा। उसने शर्माते हुए चू जुन लैन की तरफ देखा, फिर ब्लश करते हुए चू फेई से कहा, मैंने सुना कि बड़ी दीदी यहाँ है, तो मैं बस मिलने आ गई। या चू फेई भीड़ के बीच से निकला और बड़े स्किलफुलिंग बिंग यू का छोटा सा हाथ थामकर प्यार से बोला, बिंग यू इधर आओ।
तो मैं तुम्हें अपनी बड़ी दीदी से मिलवाने ले चलता हूं। या उनके कसकर पकड़े हुए हाथों को देखकर चू वेन की त्योरियां चढ़ गईं। ये क्या सीन है? तो बिंग यू तो साफ तौर पर चू वेन की फियांसे है। चू वेन अभी भी यही है, फिर भी ये दोनों इतने इंटीमेट हो रहे हैं। तो चू जुन लैन ने मेरी तरफ मुड़कर देखा, पर मैं तो अभी भी सिर झुकाए अपने काम में फोकस्ड था। मेरी आंखों में डेस्क पर रखा टेस्ट पेपर था, जैसे बाहर के ड्रामे से मुझे कोई लेना देना ही ना हो। इतने सालों तक भाई बन रहने के बाद यह पहली बार था जब चू जुन लैन ने मुझे इतनी सीरियसली देखा था। तो वो काफी बड़ा हो गया है, बस उसके गाल थोड़े ज्यादा ही पतले हैं। उसने सच में चू फैमिली में बहुत कुछ झेला है। चू फेई तो बिंग यू को लेके चुन लैन के सामने आकर खड़ा हो गया। तो चू फेई ने मुस्कुराते हुए चू जुन लैन से इंट्रोड्यूस करवाया। बड़ी दीदी, ये मेरी गर्लफ्रेंड है तू ब्यू। गर्लफ्रेंड? चू जुन लैन ने अपनी भौहें सिकोड़ी। तो उसने तो बिंग यू की तरफ देखा और मिस तू, क्या आप चू फेई की गर्लफ्रेंड हैं? तू बिंग यू ने शर्माते हुए सिर हिलाया। उसकी आवाज बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट थी। बड़ी दीद, मेरा नाम तू बिंग यू है। मैं चू फैमिली के यंग मास्टर की फियांसे हूं। तो मेरे डैड और आपके डैड ने बचपन में ही हमारी एंगेजमेंट फिक्स कर दी थी, आपको याद है? कुछ जुनलान की भौं और गहरी हो गई। अगर उसे पहले ही पता था कि उसका बचपन का एंगेजमेंट चू परिवार के यंग मास्टर के साथ है, तो उसे पता होना चाहिए कि असल में कौन से यंग मास्टर से वो एंगेज्ड है। कुचू फे ने गंभीरता से जुनलान की ओर देखा और बोला, बड़ी बहन, मुझे बिंग यू पसंद है और जब मैं ग्रेजुएट करूंगा तो मैं उसे शादी करूंगा। चुचुफे की पक्की वादा सुनकर चुबिंग यू का चेहरा और भी लाल हो गया। चुचुफे की बातों से क्लासरूम में तुरंत एक जोरदार चीयर्स फूट पड़ा। लगार बढ़ा चढ़ाकर चिल्लाहट सुनकर उनके कसकर जुड़े हाथों को देख चु जुनलान के दिल में अनजाने में एक बेचैनी की धुंध उठी। चुच्चू जुनलान ने भौहें चढ़ाकर टू बिंग यू से पूछा, क्या तुम्हें नहीं पता तुम किससे एंगेज्ड हो? टू बिंग यू के चेहरे की शर्मीली अभिव्यक्ति कठोर हो गई। वो थोड़ी हैरान हुई और चु जुनलान की ओर देखी। बड़ी बहन का क्या मतलब है? जाहिर है उसे पता था कि वो किससे एंगेज है। तो पर क्या यंग मास्टर चू ने नहीं कहा था कि वो चू परिवार का सबसे प्यारा यंग मास्टर है? वर्षों से जो उसने देखा था वो वाकई सच था। तो उसने पहले ही पूछा था, जब एंगेजमेंट तय हुआ तो सिर्फ इतना लिखा था कि वो चू परिवार के यंग मास्टर से एंगेज्ड है, पर कौन सा यंग मास्टर है ये नहीं बताया गया। चू परिवार चुफेई को बहुत लाड करता है और जैसे ही चुफेई कहेगा कि उसे बिंग यू पसंद है, चू परिवार जरूर एंगेजमेंट को चुफेई की तरफ बदल देगा। तो बड़ी बहन अभी ये सवाल क्यों पूछ रही है? चू फे भी चू जुनलान के अचानक सवाल से हैरान हो गया। तो वह अभी भी जानबूझकर बड़ी बहन को बताया था कि उसे बिंग यू पसंद है और भविष्य में उससे शादी करना चाहता है, बस इसलिए कि चू परिवार एंगेजमेंट को खुद की तरफ बदल दे। लेकिन आसपास की गॉसिपिंग भीड़ को देखते हुए चू फे ने तुरंत पहला शब्द बोल दिया, बिंग यू और मैं सच में इन लव हैं। चू फे की बात बिल्कुल साफ थी। उसका मतलब था कि उसे बिंग यू पसंद है और वो यूंग यू के एंगेजमेंट को अपने नाम करना चाहता है। लेकिन इस बार चू जुनलान तुरंत मान नहीं गई और उसकी बात से सहमत नहीं हुई। उसने टुंग यू से बात जारी रखी, तो मिस टू, तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारा एंगेज वाला व्यक्ति चू परिवार का यंग मास्टर चुवेन है, पर अब तुम चुवेन के छोटे भाई चुफे की गर्लफ्रेंड बन गई हो। क्या तुम्हें हमारे चू परिवार की इज्जत की कोई कद्र है? चुफे। और चू जुनलान ने चुफे की ओर देखा, उसकी आवाज अभी थोड़ी ठंडी थी। अचुवेन ही सही मायने में चू परिवार का यंग मास्टर है, वे बेटा जिसे हमारी माँ ने 10 महीने तक पाला था। अब वह मेरा जैविक भाई है और तुम्हारा बड़ा भाई। वे कब से गरीब बेवकूफ बन गया। जैसे ही चू जिनलान बोली, उसकी आवाज में जलती हुई गुस्सा झलक रहा था। भले ही उसने पहले सच में मुझे पसंद नहीं किया, मैं उसका जैविक भाई हूं, चू परिवार का यंग मास्टर। यह एक अपरिवर्तनीय रक्त संबंध है, ऐसी सच्चाई जिसे कोई भी बदल नहीं सकता। उसका मुझे ना पसंद करना एक बात है, लेकिन स्कूल में मुझे बुली किया जाता देखना वह बर्दाश्त नहीं कर सकती। यह सिर्फ उसके चेहरे पर थप्पड़ नहीं, बल्कि चू परिवार के चेहरे पर भी थप्पड़ है। इसीलिए जब उसे पता चला कि मुझे बुली किया गया, तो उसने जोर देकर मुझे ढूंढने और क्लैरिफिकेशन मांगने आया। अचू जुनलान ने चुफे को हैरान अभिव्यक्ति से देखा, थोड़ा गुस्सा दबाते हुए फिर बोली, चुफे, चुवेन की अनुमति बिना तुमने अपने बड़े भाई की एंगेजी को अपने लिए ले लिया। क्या तुम्हें लगता है ये रीजनेबल है? जैसे ही चू जुनलान ने बात खत्म की, क्लासरूम के अंदर और बाहर पूरी साइलेंस छा गई। तो सब लोग उन पे टकटकी लगाते रहे, पूरी तरह दंग रह गए। बोला कि चू वेन चू फैमिली का एल्डेस्ट यंग मास्टर है, स्कूल की टॉप ब्यूटी टू बिंग यू उसकी मंगेतर है और चू फेई असल में फैमिली का दक बेटा है। वेन की कही हर बात सच निकली। ये कैसे हो सकता है? तो थोड़ी सी चुप्पी के बाद सब लोग फट पड़े। चूफे हमेशा खुद को चू फैमिली का इकलौता यंग मास्टर और स्कूल की टॉप ब्यूटी की मंगेतर अतुमर बताता रहा।
इन दो पहचान की वजह से वह स्कूल में हमेशा घमंडी और बिंदास रहता था, पर अब उसे बताया जा रहा है कि वह नकली है। तो धनी फैमिली का था यंग मास्टर भी नकली निकला और स्कूल की टॉप ब्यूटी का मंगेतर भी फर्जी निकला। स्कूल में चूफे और मैं पूरी तरह उल्टे पुल्टे थे। चूफे पूरे स्कूल का सबसे अमीर यंग मास्टर था, जबकि मैं पूरी स्कूल का सबसे गरीब कंजूस था। तो उन्होंने मुझ पे कई बार पैर खे और दबाया था। फेई और टू बिंग्यू जुनलान की बात सुन के पूरी तरह दंग रह गए। तो उन्हें कभी नहीं लगा था कि वो ऐसा रवैया रखेगी। क्या वो हमेशा उससे सबसे ज्यादा डोडिंग नहीं करती थी? अचानक उस बदमाश के लिए खड़ी क्यों हो गई, और इतने सारे लोगों के सामने भी? ऐसे में वो इस स्कूल, इस क्लास में सिर कैसे उठाएगा? पूरे परिवार ने अभी अभी नाश्ता खत्म किया था। जब चू वेन बाहर जाने की तैयारी कर रहा था, चू रूहान ने अपना फोन निकाला, तुरंत एक ट्रेंडिंग टॉपिक पर फंस गया। उसने अनकॉन्शियसली उस पर क्लिक कर दिया। वो चू फेई के स्कूल की लाइव स्ट्रीम थी। तो पूरी स्क्रीन चू फेई के लिए गालियों से भरी देखकर चू रूहान की आंखें शौक में फटी की फटी रह गईं। उसके मुंह से अचानक निकला, अये लोग क्या कर रहे हैं? चू सी यूए चू रूहान के पास झुककर उसके फोन की स्क्रीन देखने लगी। तो जब उसने स्क्रीन का कंटेंट देखा तो चूसी यूए के मुंह से भी हैरानी में एक चीख निकल गई। तो चुगुवान ने नाक भौं सिकुड़ी, क्या ये फिर से कोई फालतू न्यूज है? तो चूरोहान ने तुरंत फोन की स्क्रीन चुगुवान और लियू रू की तरफ घुमा दी। लाइव स्ट्रीम की इमेज तुरंत उनके सामने आ गई और साथ में गालियों की तो जैसे बाढ़ आ गई थी। कई क्या चक्कर है, ये लोग कर क्या रहे हैं? एकदम आग बबूला हो गया। कई लोग चूफेई के साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हैं? आखिर चूफेई ने इनका क्या बिगाड़ा है भाई? लियू रू की आंखें तुरंत गुस्से और दुख से लाल हो गईं। समझ नहीं आ रहा था कि यह गुस्सा था या चूफेई के लिए बुरा लग रहा था। चूसी यूए ने फौरन अपना फोन निकाला और लाइव स्ट्रीम में घुस गई। उसकी उंगलियां स्क्रीन पर तेजी से चलने लगीं और उसने तुरंत रिप्लाई किया, क्या तुम लोगों के पास कोई और काम धंधा नहीं है क्या? या तुम लोग उसे टारगेट क्यों कर रहे हो? या तुम्हें क्या लगता है चू फैमिली को परेशान करना इतना ईजी है क्या? जैसे ही चूसी यूए का कमेंट दिखा, नेटिजन्स ने एकदम क्रेजी रिएक्शन देना शुरू कर दिया। ऊपर वाला बंदा भी अभी ज्वाइन हुआ है क्या? तो ये अगर तुम्हें नहीं पता कि क्या सीन चल रहा है तो जाके पहले रिप्ले देख लो। थैंक यू अस्कम जैसे वर्ड्स देखकर चुशियू एकदम भड़क गई। तो तुम किसे स्कम बोल रहे हो? वो इतना अच्छा और जेंटल लड़का है, तो तुम्हारा दिल कैसे मान रहा है उसके साथ ऐसा बिहेव करने का? क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि तुम पर बिजली गिर जाएगी? तो चूसियू की उंगलियां रुकी नहीं, बस एकदम ब्लर की तरह चल रही थीं। तो तुम्हें पता भी है तुम किसका बचाव कर रहे हो? वो पूरा झूठा है, सिर्फ तुम्हारे जैसे इडियट्स ही उसकी इन फालतू बातों पर यकीन करेंगे। तो चू शिवे ने क्लियरली अपना आपा खो दिया था। अब वो तो अब कुछ भी अनाप शनाप बकने लगी थी। इस टाइम चू जुनलन चू वेन के साथ नहीं थी। चू शिवे ने उसे देखा नहीं और बस यही सोचा कि मैं स्कूल में चू फेई को बुली कर रहा था। उसका ये ब्रेनलेस डिफेंस देखकर लाइव स्ट्रीम में सब लोग एकदम भड़क गए। यहां तक कि चू फैमिली के बाकी मेंबर्स ने भी ये वर्ड्स देखकर अपनी त्योरियां चढ़ा ली। तो बाहर वालों के सामने अपनी ही फैमिली के मेंबर को ऐसे नीचा दिखाना, ये तो बस चू फैमिली की बेइज्जती कराना है। चू फैमिली वालों ने उसे तुरंत तो नहीं डांटा, पर लाइव स्ट्रीम वाले लोग उसे इतनी आसानी से छोड़ने वाले नहीं थे। कपूरा झूठा वाले वर्ड्स चू फेई को डिस्क्राइब करने के लिए एकदम परफेक्ट थे। चू वेन क्लियरली चू फैमिली का यंग मास्टर है, फिर भी उसने असली यंग मास्टर को एक गरीब बेचारा बताया और जानबूझकर चू फैमिली का यंग मास्टर बनकर पैसे ऐंठने की कोशिश की। चू फैमिली की बड़ी बेटी आ गई, वरना हम सब तो उसके झांसे में आ ही गए थे। ये वर्ड्स देखकर चू फैमिली के मेंबर्स एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। ये क्या सीन चल रहा है? उन्हें लोगों की बातें समझ क्यों नहीं आ रही हैं? ये असली चू फैमिली के यंग मास्टर की आइडेंटिटी डिनाई करने का क्या सीन है? तो उनका चूफे ऐसा कुछ क्यों करेगा? स्टार्टिंग में उन्होंने चू वेन को सिर्फ ये बोला था कि वो स्कूल में अपना यंग मास्टर वाला स्टेटस न बताए ताकि चू फेई इनसिक्योर फील न करे। पर पब्लिक की डिनाई करना तो एकदम अलग ही बात है। तो उन्हें फाइनली रियलाइज हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है। चू रूहान ने जल्दी से लाइव स्ट्रीम से ओपन की। इस लाइव स्ट्रीम रूम में रियल टाइम रिकॉर्डिंग फंक्शन है। लकीली इस फंक्शन की वजह से वो रिप्ले देख सकती थी। तो चू फैमिली के मेंबर्स अपनी सांसें रोककर टेबल पर फोन को एकदम ध्यान से घूरने लगे। उस छोटी सी स्क्रीन पर क्लासरूम जो कुछ भी हुआ था वो सब तुरंत दिखने लगा। जब उन्होंने मुझे पब्लिकली ये कहते सुना कि फेई चू फैमिली का अडॉप्टेड बेटा है, तो पूरी चू फैमिली बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई। उन्होंने मुझे स्कूल में यंग मास्टर होने की बात छुपाने को कहा था ताकि चू फेई को प्रोटेक्ट कर सकें और वो इनसिक्योर फील ना करे। पर चू वेन क्या कर रहा था? उसने तो डायरेक्ट पब्लिकली बोल दिया कि चू फेई अडॉप्टेड बेटा है। जैसे ही वो गुस्सा हो रहे थे तभी कुछ शॉकिंग हुआ।
फेई ने एक चुफेली ये कह दिया, एक गरीब कंगाल है जो पैसे ऐंठने की कोशिश कर रहा है और सिर्फ दिखावे के लिए यंग मास्टर होने का नाटक कर रहा है। कुचू फैमिली के मेंबर्स एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। अभी चू फेई जैसा दिख रहा था वो उनके जाने पहचाने चू फेई से बिल्कुल अलग था। अगर उन्हें पता नहीं होता कि ये लाइव स्ट्रीम है तो चू फैमिली को सच में यकीन ही नहीं होता। चू गुआन और लियू रु को पुलिस स्टेशन में देखी हुई सर्विलांस वीडियो याद आने लगी। क्या ऐसा हो सकता है कि चू फेई सच में स्कूल में चू वेन को बुली कर रहा था? चू जुनन फोन की तरफ नहीं देख रही थी। उसे कोई आइडिया नहीं था कि लाइव स्ट्रीम में क्या सीन हुआ था। तो मैं अभी भी अपना होमवर्क करने में बिजी था और चू जुनलन को अपने पास आने दिया। तो मैंने ऊपर तक नहीं देखा। चू जुनलन ने एक डीप ब्रेथ ली और पोलाइटली पूछा, चू वेन, एग्जैक्टली हुआ क्या था? तो मैंने कल पूरी सुबह तुम्हारा वेट किया। तुम कहाँ गायब थे? पहले तो सबको बस ये पता था कि चू फैमिली चू फेई पर बहुत प्यार लुटाती है, मतलब उसे कुछ ज्यादा ही पैम्पर करती है। अभी अभी उन्हें पता चला कि मैं चू फैमिली का रियल यंग मास्टर हूं, पर उन्हें नहीं लगा कि मुझे कोई खास अटेंशन मिलती है। आखिर मेरी कंगाली तो हमेशा से सबको क्लियरली दिख रही थी। नॉर्मली खाना खाते वक्त उसकी एक डिश भी ऑर्डर करने की हिम्मत नहीं होती। कुचू फैमिली इतनी बड़ी और रिच फैमिली है, फिर भी उन्होंने घर के यंग मास्टर को ऐसे रहने दिया, जो ये दिखाने के लिए कि काफी है कि मुझे कोई भाव नहीं देता। अब चू फैमिली की एल्डेस्ट बेटी इतनी बिजी और इतनी आउटस्टैंडिंग पर्सनैलिटी कह रही है कि उसने कल पूरी सुबह उसके डॉम के बाहर वेट किया। क्या इसका मतलब ये है कि उसके लिए चूवेन काफी इंपॉर्टेंट है? मुझे पता था वो क्या पूछ रही है, पर मेरा उसे घास डालने का कोई इरादा नहीं था। मैं मीनिंगलेस लोगों पर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। चू जुनलन ने मुझे सरप्राइज्ड होकर देखा। कल मैंने बार बार उसका कॉल कट किया और आज मैं ऐसे एक्ट कर रहा हूं जैसे मुझे वो दिख ही नहीं रही। मेरा उसे अटेंशन देने का रत्ती भर भी मन नहीं है। चू जुनलन को क्लियरली फील हुआ कि मैं बदल गया हूं, थोड़ा अलग हो गया हूं। उस सैटरडे से जब मैंने कहा था कि मुझे बर्थडे केक चाहिए, तब से मैं चेंज होने लगा था। चू जुनन को भी गुस्सा नहीं आया। उसने बात जारी, अचू वेन, जरा 1 मिनट के लिए बाहर आना। रह कहीं और चलकर बात करते हैं। फैमिली स्कैंडल्स ऐसे पब्लिक में तमाशा नहीं बनने चाहिए। आख यार, यहाँ बहुत सारे नोजी लोग हैं और इतने सारे फोन्स उनकी तरफ पॉइंटेड हैं। वो चू फे ने अभी जो किया वो चू फैमिली को डिस्ग्रेस करने के लिए काफी था। ये कर कि चू जुनलन का गिव अप करने का कोई इरादा नहीं है। मैंने फाइनली अपना पेन रखा और ऊपर देखा। मैंने चू फैमिली की एल्डेस्ट यंग लेडी चू जुनलन की तरफ देखकर थोड़ा सा फ्राउन किया। मुझे पता है कि तुमने सच ऑलरेडी इन्वेस्टिगेट कर लिया होगा। तुमने मुझ पर ट्रस्ट तो किया नहीं, तो अब मुझसे क्यों पूछ रही हो? अगर मैं तुम्हें बता भी दूं तो क्या तुम मुझ पर बिलीव करोगी? जब से उन्होंने चू फेई को अडॉप्ट किया है, क्या उन्होंने मेरी एक भी बात पर कभी बिलीव किया है? ये चुल्लन एकदम स्टन रह गई। उसने उसे चू फैमिली की एल्डेस्ट यंग लेडी कहकर बुलाया, तो उसे अब बिग सिस्टर नहीं बुलाया। तो तुम क्यों ही बिलीव करोगी? पर अगर पीछे मुड़कर देखें तो यह सच था कि पहले फैमिली में किसी ने भी उसकी बातों पर बिलीव नहीं किया था। मैंने इम्पेशेंट होकर कहा कि हमें क्लास के लिए निकलना है, या अगर तुम्हें कोई और काम नहीं है तो प्लीज हमें और बॉदर मत करो। चू जुनन काफी एम्बेरेस्ड लग रही थी। सबके सामने अपने अनफेवर्ड छोटे भाई से ऐसे डिसमिस होने की वजह से उसकी थोड़ी बेइज्जती हो गई। ये सब बहुत ही क्विकली हो गया। तुतु बिंगयू ने सबसे पहले रिएक्ट किया। उसने चू फेई की स्लीव खींची। चू फेई उन दोनों को ही देख रहा था। वो ये मौका देखते वो जल्दी से चलकर चू जुन लैन के पास आ गया और उसने तेवर चढ़ाया और मुझे डांटने लगा। तुम बड़ी दीदी से ऐसे कैसे बात कर सकते हो? बड़ी दीदी तो बस प्यार से तुम्हारी फिक्र कर रही थी। भले ही तुम दीदी को पसंद न करते हो, पर इतने लोगों के सामने उनकी बेइज्जती तो नहीं कर सकते ना। मैंने माथा सिकोड़ा। फिर से वही हिपोक्रिटिकल बातें शुरू हो गईं। मोरल किडनैपिंग, वैसे तो मुझे चू फैमिली का कोई भी बंदा पसंद नहीं है, यहां तक कि चू जुन लैन भी नहीं, पर उसका ऐसे सबके सामने बोलना बात को ही बदल देता है। चू फेई मन ही मन हंसा। क्या हुआ अगर चुवेन की आइडेंटिटी सबके सामने आ गई? अपनी स्मार्टनेस और दिमाग से वो अब भी उसे सबकी नजरों में विलेन बना सकता था। चू फैमिली का इकलौता वारिस जिसे सब माने, वो सिर्फ वही हो सकता है। आखिर में मैंने अपना पेन नीचे रखा, सीरियस होकर चू फेई की तरफ देखा और कहा, तुम सही कह रहे हो। मुझे तुम लोग पसंद नहीं हो, पर उनकी बेइज्जती करने वाला इंसान मैं नहीं, तुम हो। चू फेई और जुन लैन दोनों के होश उड़ गए। चू फेई तुरंत पैनिक करने लगा। मैंने कब चाहा कि बड़ी दीदी की बेइज्जती हो? तो वो बड़ी दीदी हैं जिनकी मैं सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूं। तो मैं उनकी बेइज्जती होते कैसे देख सकता हूं? ये तो मुझे हंसाने ही वाला है। सबसे ज्यादा रिस्पेक्टेड बड़ी दीदी और नहीं क्या? चू फेई का चेहरा प्राइड से भरा हुआ था और उसने चोरी छिपे चू जुन लैन की तरफ एक नजर भी डाली। अगर तुम उनकी इतनी रिस्पेक्ट करते हो
तो जानबूझकर इतने सारे लोगों के सामने उनकी एम्बैरसिंग सच्चाई क्यों बताई ताकि उनकी और बेइज्जती हो। मैंने बिना किसी कटसी के सीधा पलटकर जवाब दिया, ये चू फेई अभी भी पहले की तरह इस सो कॉल्ड मोरालिटी का इस्तेमाल करके मुझ पर प्रेशर डालना चाहता है। तो मैं ऐसा नहीं हूं, मैंने ऐसा नहीं किया। चू फेई कुछ एक्सप्लेन करना चाहता था, पर सबकी क्रिटिकल नजरें पहले ही उसकी तरफ मुड़ चुकी थीं। कुचुन जुन लैन के साथ साथ बाकी सबको भी काफी पहले ही रियलाइज हो गया था कि चू फेई की बातों में कुछ तो गड़बड़ है। तो बस उन्होंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एक मैच्योर आदमी बात करने का इतना हिपोटिकल तरीका यूज करेगा। मेरी इन ब्लंट बातों के बाद फाइनली उन्हें ये बात समझ आ ही गई। तो मैं उनके इस हैरासमेंट से बहुत ज्यादा एनॉयड था। इन चीजों पर टाइम वेस्ट करना अपनी खुद की लाइफ की डिसरिस्पेक्ट करने जैसा है। इस स्टैंड ऑफ के बीच दरवाजे पर एक हकट्टा बंदा दिखाई दिया। साइड हो जाओ। वो हट्टा कट्टा बंदा क्लास के दरवाजे की भारी भीड़ से रास्ता बनाते हुए मेरे पास आया। उसने मेरी तरफ देखा और पूछा, क्या तुम चुएन हो? मैंने डाउट के साथ उसे देखने के लिए अपना सिर घुमाया। मैं उससे पहले कभी नहीं मिला था, फिर भी मैंने जवाब दिया, हाँ मैं ही हूं। प्रिंसिपल ली ने सिर हिलाया और उनकी आवाज अनजाने में थोड़ी सॉफ्ट हो गई। तो मैं नया प्रिंसिपल हूं, मुझे तुम पर बिलीव है। डर मत, क्योंकि तुम हमारे स्कूल में पढ़ते हो, तो टीचर और मैं तुम्हारी सुरक्षा करेंगे। तो ये सुनकर मैं थोड़ा हैरान हो गया। डायरेक्ट टिपर यांग की स्पीड वाकई तेज है। तो पहले जब मुझे बुली किया गया और मैंने पुलिस को रिपोर्ट किया, तो डायरेक्टर यांग ने सिर्फ इतना कहा कि वह इसे एजुकेशन ब्यूरो को रिपोर्ट करेंगे। लेकिन मैं नहीं सोचती थी कि सिर्फ 2 दिन बाद नया प्रिंसिपल ही ऑफिस में आ गया है। पहले वाला प्रिंसिपल बहुत कमजोर और बेकार था। ऐसा नहीं कि उसे पता नहीं था मैं बुली हो रही हूं, बस चू परिवार की पावर से डर के कारण वो कभी बोल ही नहीं पाया। ये प्रिंसिपल का झूठ ज्यादा बुरा नहीं लग रहा। प्रिंसिपल ली ने बात खत्म करने के बाद फिर से चू जुनलान की ओर गंभीर अभिव्यक्ति के साथ मुड़े। मिस चू, ये स्कूल है जहां छात्रों को पढ़ना सिखाया जाता है, कि कृपया छात्रों की पढ़ाई में दखल न दे। चू जुनलान भी बहुत हैरान हुई। इस स्कूल का प्रिंसिपल फिर से बदल गया। क्या ये चुएन की वजह से है? क्या चू फेई का चुएन को बुली करना सच हो सकता है? तो वरना वो प्रिंसिपल को इतनी जल्दी डिसमिस कैसे कर सकते हैं? जुनलान अपने दिल में और भी कुछ सस्पिशंस को रोक नहीं पाई। उसे भी पता था कि यहां ज्यादा डिस्टरबेंस नहीं बनानी चाहिए। उसने माफी मांगती हुई स्माइल दी। प्रिंसिपल ली, आप तुरंत चले जाएंगे। चू फेई बेचैन होकर और कुछ कहना चाहती थी, लेकिन जुनलान पहले ही बोल चुकी थी। और वह और कुछ नहीं कह पाई जाने से पहले चू जुनलान ने मुझसे धीरे आवाज में कहा, तो वो आज रात तुम्हें ढूंढने आएगा। मैंने उसकी ओर कोई अटेंशन नहीं दिया। चुजुनलान बस अजीब तरीके से ही निकल पाई। फिर चुजुनलान के निकलने के बाद प्रिंसिपल ऊंचा पकड़े हुए फोन की ओर मुड़े और चिल्लाए, और तुम लोग क्या कर रहे हो? तो यह स्कूल है जहां ज्ञान हासिल किया जाता है, ना कि तुम्हारा लाइव स्ट्रीमिंग रूम। छात्रों ने अनिच्छा से अपने फोन रख दिए। क्लास की स्कूल बेल बज गई। बेल बजते ही सफेद कपड़े वाला एक आकृति क्लासरूम में घुसा और सीधे टीचर के पोडियम की ओर गया। प्रिंसिपल ली ने दोनों हाथों से चुप रहने का इशारा करने के बाद अपने बगल में खड़ी सफेद कपड़े वाली महिला को पेश किया, जो सबको मुस्कुरा रही थी। यह है आपका नया हेड टीचर रंग। उसे टीचर यान कह सकते हैं। जैसे ही उन्होंने बात खत्म की, सबकी तरफ से एक अनोखा तेज ताली बज उठी। तो उनके पास नया हेड टीचर आया। उनका पुराना हेड टीचर एक जिद्दी बूढ़ा आदमी था, जो सिर्फ अकादमिक परफॉर्मेंस की परवाह करता था और पूरी तरह से स्नॉब था। एक कल उन्हें पता चला कि स्कूल ने उस बूढ़े को निकाल दिया और उसकी टीचर लाइसेंस हमेशा के लिए रद्द कर दी। तो पीछे मुड़कर देखे तो शायद मेरी टर्म बुलिंग केस की वजह से था। जबकि सब खुश थे, सिर्फ चुफेई की आंखें अनकही तरह से उदास थीं। वो मुझे घृणा भरी नजर से देख रहा था। आंखों में एक खतरनाक चमक झलक रही थी। जल्दी या देर से एक दिन आएगा जब तुम्हें आज किए हुए काम का पछतावा होगा। वो पूरा सुबह वो पूरी तरह से शर्मिंदा हो गया था। तो दिन बहुत जल्द बीत गया। ब्रेक के दौरान चुएन ने अपने कार्ड की सारी पैसे इस्तेमाल करके कल देखे हुए स्टॉक्स खरीद लिए। अगर कल तक कुछ अटपटे नहीं हुआ तो मेरा बैलेंस कई गुना बढ़ सकता है। अजीब बात यह थी कि आज चुफेई बहुत ज्यादा चुप था। तो वो मेरे साथ झगड़ा करने नहीं आया और ना ही यूजुअल की तरह मेरा मजाक उड़ाया। लास्ट क्लास के बाद जब स्कूल की छुट्टी हुई तो चुफेई अचानक मेरे पास आया। उसने अपना वो हमेशा वाला नफरत भरा और नीचा दिखाने वाला एक्सप्रेशन बदल लिया था। वो मुझे देखकर मुस्कुराया, गबड़े भाई, कल मेरा बर्थडे है। डैड ने पहले ही टियान होटल में बेंट हॉल बुक कर लिया है। तय कल रात तुम्हें जरूर आना है। मैंने अपनी आईब्रो ऊपर की, तो वो इस चीज का वेट कर रहा था। मेरी पिछली लाइफ में चू गुआन ने चू फेई की बर्थडे पार्टी के लिए नानक सिंह का सबसे बेस्ट होटल बुक किया था। चू फेई ने अपनी आदत के उलट मुझे भी इनवाइट किया था। मैं बहुत खुश था। मुझे लगा फाइनली मेरे अच्छे दिन आ गए, पर मेरे पास कोई फॉर्मल कपड़े नहीं थे।
बस वही पुराने फटाने फटे कपड़े जो मैं सालों से पहन रहा था। जब मैं परेशान हो रहा था, तभी चूफे अचानक मेरे कमरे में आया और मुझे एक महंगा सूट दिया। कि चू फेई ने कहा कि ये मेरे लिए गिफ्ट है, कुछ दिन पहले निकले मेरे बर्थडे का बिलेटेड प्रेजेंट। हालांकि मुझे शक तो था, पर मैं सबके सामने आने के लिए बहुत एक्साइटेड था। उन बुली होने वाले दिनों से पीछा छुड़ाने के लिए बेताब था। अगले दिन चू फेई की बर्थडे पार्टी में जैसे ही मैं चू यिन चू फैमिली के साथ फोटो खिंचवाने के लिए स्टेज पर जाने वाला था, चू फेई ने अचानक एक दुखी चेहरा बनाया और मुझ पर उसके कपड़े चुराने का इल्जाम लगा दिया। तो मुझे बहुत बाद में पता चला कि चुफेई को लगा कि अब वो बड़े हो गए हैं और मेरी आइडेंटिटी कभी कभी बाहर वालों को पता चल ही जाएगी। इसलिए उसने सबसे बड़ी भीड़ का फायदा उठाया ताकि मैं मेरी डिग्निटी को पूरी तरह अपने पैरों तले कुचल सके। मैंने एक गहरी सांस ली और अचानक मुस्कुराने लगा। जवाब दिया, ठीक है, मैं कल रात पक टाइम पर पहुंच जाऊंगा। मेरा पक्का जवाब सुनकर चुफेई की स्माइल और भी चौड़ी हो गई। तय हो गया गो। चू फेई ने ऐसे कहा जैसे उसे अचानक कुछ याद आया हो। या तुम्हारे पास शायद कोई ढंग का सूट नहीं होगा, है ना? मैं मन ही मन हंसा, पर चूफे की ये क्लमजी ट्रिक्स, उसकी सोच अभी भी नहीं बदली है। मैंने थोड़ा सैड होने का नाटक किया और बोला, नहीं भाई, सूट छोड़, मेरे पास एक भी ढंग के कपड़े नहीं हैं। चूफे अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। बोला, मेरे पास बहुत सारे सूट्स हैं, कल तेरे लिए एक ले आऊंगा। चूफे अपनी स्मगनेस छुपा ही नहीं पा रहा था। कल के बाद पूरी दुनिया को पता चल जाएगा कि ये चू वेन कितना बड़ा चोर है। तब तक आज का ये सारा शोर शराबा वाला ड्रामा भी जल्दी ही कवर अप हो जाएगा। शायद लोग ये भी सोचेंगे कि आज जो कुछ भी हुआ वो सब चू वेन ने ही प्लान किया था। आखिर वो ऐसा बंदा है जो कपड़े तक चुरा लेता है। मैंने उसका वो स्मग चेहरा देखा और अचानक मेरा उसे थोड़ा टीज करने का मन किया। क्या तू इतना काइंड है कि मुझे कपड़े देगा? चूफे का चेहरा एकदम से अकड़ गया। थोड़ी देर बाद उसने थोड़ा अजीब तरह से कहा, काश सबको पता चल गया कि तू चू फैमिली का मेंबर है, तो मैं नहीं चाहता कि चू फैमिली की बेइज्जती कराए। अष्टस जिस तरह उसने ये कहा, ऐसा लगा जैसे चूफे ही असली यंग मास्टर है और मैं फालतू का नौकर। तो मैं थोड़ा हंसा और कैजुअली बोला, फिर तो थैंक यू मेरे प्यारे छोटे भाई। शाम को डिनर करके मैं बस डॉर्म लौटा ही था कि झुनझुन लैन वहां आ गई। तो वो डॉर्म के दरवाजे पर खड़ी होकर मुंह बनाते हुए कमरे की हालत देख रही थी। तो ये तेरा डॉर्म रूम है, यहाँ कुछ है क्यों नहीं? वैसे भी ये चू फैमिली वाले घर से तो बेटर ही है। और मैं सच बोल रहा था। चुनचुन लैन तो एकदम शॉक हो गई। ये सच है कि ये जगह भले ही सिंपल थी, पर उस छोटे से तंग स्टोर रूम से बहुत बेटर थी जिसमें मैं चू फैमिली के घर में रहता था। ये सच में काफी बेटर। तुझे क्या चाहिए? जल्दी बोल, मुझे पढ़ाई करनी है, मैंने चिढ़ते हुए कहा। मेरा एटीट्यूड देखकर चू जुन लैन को अपसेट फील होने लगा, पर यह सोचकर कि उसने सच में इतने टाइम से मेरे साथ बहुत गलत किया था। चू जुन लैन ने इधर उधर की बातें नहीं की, तो वो सीधे पॉइंट पे आए। चू वेन, क्या स्कूल में सच में चू फेई ने तुझे बुली किया था? मैंने अपनी आईब्रो ऊपर की। मिस चू, क्या आपको मेरी फिक्र हो रही है? चू जुन लैंड ने तेवर दिखाया, और मैं तेरी बड़ी बहन हूं। मुझे बार बार मिस चू मत बुला। यही मैं ठंडी हंसी हंसा। तो क्या आपने नहीं कहा था कि मेरे जैसा आपका कोई भाई नहीं है? कि मुझे बोला था कि अब से आपको बड़ी बहन ना बुलाऊं? मैंने उसे अंदर नहीं बुलाया, मैं अकेले ही सोफे पर रिलैक्स होकर बैठ गया। तो मुझे हमेशा से इतना लग देखकर चू जुन लैंड की डेलिकेट आईब्रोज गुस्से में सिकुड़ गईं। तू अचानक इतना बदल क्यों गया है? चून लैंड ने आखिरकार पूछा। महबल्या, मैंने आखिरकार उसकी तरफ देखा। ऐसा कि मैं अब पहले जैसा नहीं रहा, जो चुफेई को मुझे बदनाम और बुली करने दूं और तुम सबको मुझे ह्यूमिलिएट करने दूं। फिर चुन लैन फिर से सन्न रह गई, उसकी बोलती बंद हो गई। चू जुन लैन ने फिर पूछा, चू फेन ने सच में तुझे स्कूल में बुली किया था ना? कि गम्मी ने कहा कि उन्होंने सर्विलांस फुटेज देखी है, पर चू फेई कह रहा है कि तूने पुलिस को ब्राइब दी है। मेरा मजाक उड़ा रही हो? एक ऐसा इंसान जिसके पास ना पावर है, ना इन्फ्लुएंस और न ही पेट भर खाने के पैसे से। खमिस चू, आपको क्या लगता है मैं पुलिस को ब्राइब देने के लिए क्या यूज करूंगा? ये बोलकर मैंने अचानक अपनी शर्ट उतार दी और मेरी बॉडी पर वो डरावने स्कार्स दिखने लगे। कुचू जुन्नन की सांसें थम गईं। उसने अपना मुंह हाथ से ढक लिया। वो बस चिल्लाने ही वाली थी। ये सब कैसे हुआ? तो मैं थोड़ा पास गया और सीधे चू जुन्नन की आंखों में देखने लगा। मैंने एक शब्द साफ साफ बोला, बड़ी दीदी। मैं आपको आखिरी बार इस नाम से बुला रहा हूं। बड़ी दीदी, जरा अच्छे से देखो, मेरी बॉडी पर ये सब क्या है? ये स्कार्स तब से हैं जब से चू फैमिली ने चू फेई को अडॉप्ट किया है। तो उसने धीरे धीरे ये जख्म मुझे दिए हैं। अचू जुन्नन की आंखें आंसुओं से भर गईं। उसके हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। ये कैसे हो सकता है? चू वेन की बॉडी पर इतने सारे स्कार्स कैसे हो सकते हैं? वो जख्म पुराने और नए का मिक्स थे, कुछ बड़े कुछ छोटे और पूरी तरह भरे हुए। उसकी पूरी बॉडी ऐसे ही जख्मों से भरी हुई थी।
उसने शौक में मेरी तरफ ऊपर देखा। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? चाहे चू फेई ने ये किया हो या नहीं, इतने सारे जख्मों के साथ उसने ये सब कैसे झेला होगा? मेरी स्माइल और भी ज्यादा एरोगेंट हो गई। क्या मैंने आप लोगों को नहीं बताया था? बचपन से मैंने कितनी बार आप सबको ये बताया है, पर क्या आप में से किसी ने मेरा यकीन किया? लेकिन चू फेई ने कहा था कि ये स्कूल में दूसरों से फाइटिंग की वजह से हुआ है। कि किसके साथ फाइटिंग? मैंने उसे सीधे बीच में ही टोक दिया। स्कूल में मेरी किससे लड़ाई हुई थी? अगर तुमने स्कूल में जरा भी इन्वेस्टिगेट करने की जहमत उठाई होती तो तुम्हें सब पता चल जाता। पर क्या तुमने इन्वेस्टिगेट किया? तुम्हें तो बस उस ग्रीन टिबिच्चू फेई पर ही यकीन है। जब वो बेचारा बनने का नाटक करता है, तुम उसकी हर बात मान लेते हो। तुमने मुझे कभी सीरियसली लिया ही नहीं, कभी केयर नहीं की, और एक बार भी मुझे अपनी अपनी फैमिली नहीं समझा। आखिर तक आते आते मैं लिटरली दहाड़ रहा था। ये चू वेन ने खुद को बहुत पहले ही समझा दिया था कि वो इसके लायक नहीं है। उसे इस सो कॉल्ड रिश्तेदारी की कोई परवाह नहीं थी। तब पर आखिर वो उसके बायोलॉजिकल पेरेंट्स थे, उसकी बायोलॉजिकल बहन थी। तो जब सच में उनके सामने आया तो चू वेन अपनी नाराजगी और गुस्से वाली फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पाया। चू जुनलन उसे ब्लैंक होकर घूरती रही। तो उसने सच में पहले कभी इन चीजों के बारे में सोचा ही नहीं था। तो चू फे की हेल्थ खराब रहती थी। हर बार चू वेन ही उसे गुस्सा दिलाता था, जिसकी वजह से उसे हॉस्पिटलाइज होना पड़ता था। उन्हें वाकई में चू वेन को लेकर बहुत बड़ा प्रेजुडिस था। हमेशा लगता था कि चू वेन एक जंगली, बदतमीज और अनकंट्रोलेबल बच्चा है। तो उन्होंने कभी सोचा ही नहीं कि उसके साथ गलत हुआ है। तो चुनलन की आंखों से आंसू बहने लगे। चू वेरी चुएन, आई एम सॉरी। ये सब हमारी नेग्लिजेंस की वजह से हुआ कि तुम्हें इतना सफर करना पड़ा। ये सुनकर चू वेन अपनी आंखें लाल होने से नहीं रोक पाया। इस अपोलॉजी के बारे में उसने अनगिनत बार फैंटेसाइज किया था। उसने बहुत ज्यादा वेट किया था, इतना लंबा इंतजार कि उसका दिल पूरी तरह से मर चुका था। चून लान को अचानक कुछ याद आया। उसने चुएन का हाथ पकड़ लिया। चुएन, तुझे इतनी सारी चोटें लगी हैं, तो तेरे पास हॉस्पिटल जाने के लिए पैसे कहां से आए? और जब से उन्होंने चू फेई को अडॉप्ट किया था, उन्होंने उसे कोई पॉकेट मनी नहीं दी थी। हॉस्पिटल जाने में पैसे लगते हैं। उसकी बॉडी पर इतने सारे निशान थे, सिर्फ ट्रीटमेंट का ही बहुत भारी खर्चा हो जाता। हालांकि उनके लिए ये अमाउंट कुछ भी नहीं था, पर चुएन के लिए, जिसे फैमिली से जरा भी सपोर्ट नहीं था, यह बहुत ही बड़ा खर्चा था। चुएन ने अपने इमोशंस को कंट्रोल किया। उसने कोल्डली उसका हाथ झटक दिया, जमीन से अपने कपड़े उठाए और उन्हें पहन लिया। कैसा हॉस्पिटल? मेरे पास हॉस्पिटल जाने के पैसे कहां से आएंगे? मैंने बस जैसे तैसे खुद ही मरहम पट्टी कर ली। वो सच कह रहा था, हॉस्पिटल के खर्चे कोई छोटे मोटे नहीं थे। तो बचपन से ही उसे बुली किया जा रहा था। पहले तो उसके पास थोड़े पैसे थी, वो हॉस्पिटल जाकर बैंडेज करवा सके। तो बाद में जब पैसे खत्म हो गए तो वो बस काम चलाने के लिए खुद ही पट्टी कर लेता था। यही रीजन था कि उसके इन सारे जख्मों के निशान रह गए। तो उसकी पीठ पर ऐसी जगहें थीं जहां वो पट्टी करने के लिए पहुंच नहीं पाता था, तो वो बस रैंडमली कोई कपड़ा लपेट लेता था। तो ये सुनकर चुजुन लान की आंखों से आंसू और भी ज्यादा बहने लगे। ये सब कैसे हो सकता है? बस जैसे से खुद की मरहम पट्टी कर रहा था, तो उसके ना कोई दवाई थी, ना ही कोई साफ मेडिकल सप्लाईज। वो खुद को बैंडेज कैसे कर पाता? ऊपर से उसने बताया कि जब जब से उन्होंने चुफेई को अडॉप्ट किया, उसे बुली किया जाने लगा था। जब वो सिर्फ 8-9 साल का बच्चा था, जिस उम्र में बच्चे अपनी मम्मी की गोद में लाड़ प्यार पाते हैं, उस वक्त उसे अपने इतने गहरे जख्मों पर खुद ही बैंडेज लगानी पड़ती थी। चू जुन लान की तो इमेजिन करने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि जब उसे बुली किया जाता था और घर वाले यकीन नहीं करते थे, तो उन नन्हे हाथों से अपने जख्मों को बैंडेज करते वक्त वो कितना हर्ट और डेस्परेट फील करता होगा। चू जुन लान चुपचाप सिसकियां भरने लगी। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके दिल को जोर से भींच दिया हो, बहुत दर्द हो रहा था। वो बस सीना पकड़कर बार बार उससे यही कह पा रही थी, अचुवेन, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। चुवेन वापस सोफे पर बैठ गया और अपने सूखे के गले को राहत देने के लिए पानी का एक सिप लिया। उसने ऐसे एक्ट किया जैसे उसने चू जुनलान की वो रोती हुई अपोलॉजी देखी ही ना हो। ये अपोलॉजी वो चीज थी जिसका पहले कभी सपना भी नहीं देखा था, पर अब उसे इसकी कोई जरूरत नहीं थी। हृदय से मिला हुआ डीप अफेक्शन मिट्टी से भी सस्ता होता है, और वैसा ही हाल इस काइंड हार्ट का भी है। चू वेन ने एकदम कोल्ड होकर कहा। चू, क्या आपने वो सब पूछ लिया जो आप पूछना चाहती थी? अगर और कुछ नहीं है तो प्लीज मुझे और बॉदर मत कीजिए। चू जुनलान दंग रह गई। अमिस चू, उसने तो अब उसे अपना मानना ही छोड़ दिया था। चू जुनलान का गला भराया। वेचू वो और भी बहुत कुछ कहना चाहती थी, पर चू वेन अब और टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता था। वो सीधा खड़ा हुआ और धड़ाम से दरवाजा बंद कर दिया। कि चूजुन लैन इतनी शॉक हो गई कि पीछे की तरफ लड़खड़ा गई, और इसी वजह से उसकी नाक पर चोट लगते लगते बची। चूजुन लैन ने दरवाजा नॉक किया।
चूवेन के साथ इतनी नाइंसाफी हुई थी कि वो उसे कंफर्ट करने के लिए और बात करना चाहती थी। चूवेन ने इम्पेशेंट होकर कहा, मुझे सिक्योरिटी बुलाने पर मजबूर मत करो। चूजुनलैन का हाथ जो दरवाजा नॉक कर रहा था वहीं फ्रीज हो गया। क्या तुम मुझसे इतना ज्यादा नहीं मिलना चाहते? तो मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूं। पर उसे रिस्पॉन्स में सिर्फ सन्नाटा मिला। अचू वेन ने पहले ही अपनी बुक्स निकाल ली थी और पागलों की तरह पढ़ाई करने में बिजी हो गया था। उसके पास अपनी पिछली लाइफ की यादें थीं। उसका दिमाग काफी मैच्योर था और हर तरह की नॉलेज को समझने की उसकी एबिलिटी एक नॉर्मल 16 साल के लड़के से कहीं ज्यादा स्ट्रांग थी। पढ़ाई करना भी अब काफी इजी होने वाला था। इसके अलावा ये सब चीजें उसने अपनी पिछली लाइफ में एक बार सीखी हुई थीं। अब वो बस उस नॉलेज को पूरा कर रहा था जो उसने अपनी पिछली लाइफ में मिस कर दी थी। चू जुनलेन के पास मुड़कर जाने के अलावा और कोई चॉइस नहीं थी। जैसे ही चू जुनलेन घर पहुंची उसने कहा कि चूफेई सबके सामने रो रहा था। तो चे की आंखें लाल थी। उसने अपना सिर थोड़ा झुकाया। उसके चेहरे पर पछतावा साफ दिख रहा था और बोला, आई एम सॉरी डैड, मॉम, तीसरी दीदी, ये सब मेरी गलती है। तो मैं आप सबको खोने से इतना डर गया था कि मैंने स्कूल में बिना सोचे समझे कुछ भी बोल दिया। वो मेरा वो मतलब नहीं था, सच में मेरा वो मतलब नहीं था। कुचू गोवेई का चेहरा बर्फ जैसा ठंडा था। उसने चूफेई की दुखी और मासूम चेहरे की तरफ न देखने की कोशिश की। मैं चूफेई, मैं जानता हूं तू इनसिक्योर फील कर रहा है, पर चुवेन मेरे चू गोवेई का बेटा है। एक अटल फैक्ट है कि तू स्कूल में आउटसाइडर्स के साथ मिलकर उसे बुली नहीं कर सकता। तो तुझे पता है कि इससे चुप फैमिली की इज्जत कहां तक पहुंचती है। उसके थोड़ा रिक्लेमिंग वाले शब्द सुनते ही सबको इंस्टिंक्टिवली बोलना और चुफेई के लिए प्लीड करना आया। पर जैसे उन्हें आज देखी गई लाइव स्ट्रीम याद आई और चुफेई का एक्सप्रेशन याद आया जब उसने कहा कि चुवेन मनी एक्सटॉर्ट कर रहा है, उसे पुअर डेविल कहा, तो सब फिर से साइलेंट हो गए। तो चुनलान दरवाजे के कॉर्नर में खड़ी थी। उसकी आंखों में अनकही ठंडक थी। अचुवेन के बॉडी पर वो हॉरर स्कार्स अभी भी उसके दिमाग में वाइविड थे। तो उसने तुरंत आगे नहीं धकेला और चुफेई को क्रिटिसाइज नहीं किया। तो वो देखना चाहती थी कि चुफेई क्या बोलेगा। चुफेई चुपके से अपनी मुट्ठी कस लेता है। डैड फिर से उसे स्कॉलिंग कर रहा था क्योंकि चुवेन की वजह से, कुछ उसी बस्टर्ड चुवेन की वजह से है। कुचुफेई ने अपने दिल की एंगर को दमन किया। उसकी आंखों में उठते आंसू तुरंत गिर पड़े। तो धड़ाम से चुफेई जमीन पर सीधे घुटनों के बल गिर गया। मैं गलत था, सब मेरी गलती है। मुझे तुम सबको खोने का डर नहीं होना चाहिए था। मैं अभी निकल रहा हूं, तुम सब जाके बड़े भाई को लाओ। जैसे ही मैं निकल जाऊंगा ओल्डर ब्रदर जरूर वापस आएगा। जैसे ही उसने बोला चुफेई खड़ा हो गया और बाहर निकलने की तैयारी करने लगा। सिर्फ 2 कदम उठाते ही उसने अचानक अपनी छाती को पकड़ लिया और दर्द में झटके लेने लगा। इससे सबको डर लग गया। चू जुनजुनलान अनजाने में मुट्ठी कस लेती है और खुद को रोक नहीं पाती कि वो उसके पास दौड़कर मदद करे। पर चू वेन के शरीर पर लगे घावों को याद करके चू जुनलान खुद को रोक लेती है। वहीं चू परिवार के बाकी सदस्य रुक नहीं पाए। चू गुआन अब उसे डांटने का दिल नहीं करता। वो चू फेई के पास दौड़ता है और तुरंत उसे पकड़ लेता है। चू गुआन पागल हो गया। चू परिवार के सब लोग पागल हो गए। अब उनके दिमाग में चू वेन की बातों के बारे में सोचना नहीं बचा। तो सब जल्दी चू फेई के चारों ओर इकट्ठा हो गए। मां को डरा मत, कि कोई नहीं कह रहा था कि तुमको जाना चाहिए। लियूरू इतनी फिक्र में थी कि आंसू तुरंत उसकी आंखों में भर आए। फिक्र मत कर, तो सब चुवेन की जानबूझकर तंग करने की वजह से है। इसलिए तुमने वो बातें कह दी जो नहीं कहनी चाहिए थी। फिक्र मत कर, हम अब तुम्हें दोष नहीं देंगे, चुसी यूए ने चिंतित होकर कहा, जबकि चुफेई की पीठ थपथपा रहा था। वुआ लालोंग ने सुनते ही बाकी लोग पूरी तरह से नहीं मानते थे, पर कोई भी इसे रिफ्यूज नहीं कर पाया। चू गोन जल्दी जल्दी चिल्लाया, जल्दी करो, उसे हॉस्पिटल ले चलो। तो यह सुनते ही ने फेई ने तुरंत चू गोन का हाथ पकड़ लिया और वो मुश्किल से सिर हिलाया। मैं हॉस्पिटल नहीं जाना चाहता। चू गोन को अब और किसी चीज की परवाह नहीं थी। उसने अपनी आवाज धीमी की और उसे बड़े प्यार से कंफर्ट करने लगा। चू फेई ने अपना आंसुओं से भीगा चेहरा उठाया और प्लीड करते हुए बोला, डैड, मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना। हॉस्पिटल बहुत कोल्ड होता है, मुझे नहीं जाना। थोड़ी देर सोने के बाद मैं ठीक हो जाऊंगा। कल उसकी बर्थडे पार्टी थी। वो अब हॉस्पिटल कैसे जा सकता है? क्या पता वो झोला छाप डॉक्टर्स उसे जबरदस्ती हॉस्पिटल में ही एडमिट कर लें। चू फेई को इस हाल में देखकर लियू रुगहत पहले से ही बुरी तरह दुख रहा था। आखिर ये वही बच्चा था जिसे उसने इतने टाइम से इतना पैम्पर किया था। भले ही उसने गलती की थी, पर वो उसे सच में डांटने की हिम्मत कैसे करती। तो उसने चूफेई को जोर से गले लगा लिया। उसकी आवाज इतनी जेंटल थी कि चुगोन ने सपने में भी ऐसा नहीं सोचा होगा। डरो मत, हम सब तुम्हारे साथ हैं। कचुफेई ने अपना चेहरा लियू रू की बाहों में छुपा लिया और उसके होठों पर धीरे से एक स्माइल आ गई। चूचू फैमिली के सब लोग उसके सामने थे, इसलिए वो उसकी ये स्माइल नहीं देख पाए।
पर चू जुनलन के एंगल से सब कुछ एकदम क्लियर दिख रहा था। चू जुनलन की सांस ही अटक गई। उसने तुरंत अपना मुंह ढक लिया ताकि वो शौक में चिल्ला न दे। फे की उस मग स्माइल में एक ईविल सी झलक थी। अब उसमें कमजोरी या दर्द का कोई नामो निशान नहीं था। तो वो फिर से प्रिटेंड कर रहा था। चू फेई ने चाहे जो हो जाए हॉस्पिटल जाने से साफ मना कर दिया। तो कोई और रास्ता नहीं था, तो पूरी फैमिली बस उसे मनाने में लगी रही। पर उसने बोला कि वो टायर्ड है और उसे सोना है। चू फेई को सोता हुआ देखकर चू फैमिली के मेंबर्स फाइनली बाहर चले गए। दीदी, आप अभी वापस क्यों आ रही हो? कहाँ गई थी? चू सी यूए ने पूछा। स्कूल में चू फेई के साथ इतना बड़ा कांड हो गया। चाहे वो कितने भी बिजी क्यों ना हो, चू फैमिली के सब लोग वापस आ गए थे। बड़ी दीदी भी पहले ऐसी ही थी, पर आज दीदी थोड़ी अनयूजुअल लग रही थी। कुचुन जुनलान ने उनकी तरफ देखने के लिए अपना सिर घुमाया। तो क्या मैं चुवेन से मिलने गई थी? जैसे ही ये वर्ड्स बोले गए, सब के सब फ्रीज हो गए। आप फिर से उससे मिलने क्यों गई? उसमें देखने लायक है ही क्या? चू सी यूए धीरे से बुदबुदाई। उसके एक्सप्रेशन काफी डिससेटिस्फाइड थे। बड़ी दीदी अभिन में ही उससे मिलने गई थी और अब रात को फिर से चली गई। चू सी यूए को सच में कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो चू रूहान नीचे आई और काफी टेंशन वाले एक्सप्रेशन के साथ पूछा, वो कैसा है? क्या वो स्कूल में सेटल हो पा रहा है? गुहान और ल्यूरू चुपचाप सोफे पर बैठ गए। लिविंग रूम का माहौल थोड़ा सफोकेटिंग सा था। अचूवेन को लेकर उनकी फीलिंग्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड थीं, जिसमें गिल्ट भी था, पर वो उस नफरत से पीछा नहीं छुड़ा पा रहे थे जो वो सालों से फील कर रहे थे। चू वेन की बॉडी पर इतने सारे जख्मों के बारे में सोचकर चू जुनलान की आंखों में फिर से आंसू आ गए। तो उसे ऐसे देखकर लियू रूबी थोड़ी घबरा गई। चू वेन, क्या वो स्कूल में ठीक नहीं कर रहा? काफी देर बाद चू जुनलन ने कहा, मैंने देखा कि उसकी पूरी बॉडी जख्मों से भरी है। जैसे ही ये बात बोली गई, सब शॉक हो गए। क्या सच में उसकी बॉडी पर चोट के निशान हैं? लियू रू ने एकदम हैरान होकर पूछा। एक्चुअली चू फेई ने कहा था कि उसने पुलिस को ब्राइब दी है। वो सब कौन सी असली? चू फैमिली में सबने पहले ही इस बात पर यकीन कर लिया था। आक्यू वेन ने पहले जो भी किया था। उसकी ये सवाल वाली बातें सुनकर चू जुनलन की आंखों से आंसू रुक नहीं पाए। अब उसे फाइनली समझ आया कि चू वेन घर पर रहने के बजाय डॉम में रहना क्यों प्रेफर करता था। कोई इस घर में कोई उस पर ट्रस्ट नहीं करता था। भले ही वो चोटों से भरा हुआ था, भले ही वो बचपन से इतनी मिजरेबल लाइफ जी रहा था, फिर भी किसी ने उस पर बिलीव नहीं किया। जब चुक फेई उसे बुरा कहता, तब तक चू फैमिली में हर कोई बिना सोचे समझे उसे ही विलेन मान लेता। इस मोमेंट पर चू जुनलन को फाइनली चू वेन की डेस्पेयर फील हुई। वो होपलेस वाली फीलिंग कि आप अपना बेस्ट ट्राई कर रहे हो, फिर भी कोई आप पर बिलीव नहीं करता। कुछ चू जुनलन की इमेजिन करने की हिम्मत नहीं हुई कि इतने सालों तक उसने ये सब आखिर कैसे झेला होगा। वो अभी भी कितना छोटा था, कोई वंडर नहीं कि वो इतना डरपोक और शर्मिला बन गया। उसे इतनी सारी इंजरीज थी उन्हें कि कुछ पता ही नहीं था, क्योंकि उसकी हिम्मत नहीं हुई। डर था कि उसे और भी ज्यादा मिसअंडरस्टैंड किया जाएगा और डांट पड़ेगी। दूसरी बहन चुरूहान भी एकदम घबरा गई थी। बड़ी बहन तीनों बहनों में सबसे चिल और स्ट्रांग थी। जब बहुत बहुत लंबा टाइम हो गया था जब उसने अपनी बहन को रोते हुए देखा था। कि क्या ऐसा होता है कि चुआन को स्कूल में रुकना पसंद नहीं आ रहा? चू रूहान ने टेंशन में पूछा। तो जब चू सिवेई ने यह सुना तो वो अपनी आंखें रोल किए बिना नहीं रह पाई। उसी ने डॉर्म में रहने की डिमांड की थी और अब उसे स्कूल में और नहीं रुकना। क्यों, क्या उसे लगता है कि हम इतने बड़े पुशओवर हैं? ये बातें सुनकर चू जुनलन की नजरें अचानक सख्त हो गईं। उसने चू शिवई को तेवर दिखाते हुए घूरा। चू वेन हमारी फैमिली का मेंबर है, हमारा छोटा भाई, वो बेटा जिसे मम्मी ने 10 महीने कोख में रखा था। तो वो अपने खुद के घर वापस आना चाहता है। क्या उसे सच में किसी और की परमिशन की जरूरत है? चू चू सिवई शॉक हो गई। ऐसा नहीं था कि उन्होंने पहले ऐसी बातें नहीं कही थीं। उसे उम्मीद नहीं थी कि बड़ी बहन इस बार ऐसा रिएक्ट करेंगी। तो चू सिवई ने मुंह बनाया। वो चू जुनलन की सीरियस टोन से थोड़ी डिससेटिस्फाइड थी। वो धीरे से अपने आप में बड़बड़ाने लगी। मेरा उसके जैसा कोई छोटा भाई नहीं है। यहां तक कि चू गुआन भी चू जुनलन के अचानक गुस्से से हैरान रह गई। चू सियुए अपने लाल हुए गाल को सहलाया और यकीन न करते हुए चू जुनलन को देखा। उसकी आंखों में तुरंत आंसू भर आए। आपने मुझे मारा। चू जुनलन ने अपनी सब छोटी बहन की हालत देखी, पर वो जरा भी पिघली नहीं। तो उसने सीरियस चेहरा बनाकर कहा, ऐसी बातें दोबारा बिल्कुल मत कहना। इस बेसिस पर थप्पड़ खाने के बाद चू शियुएन पलटकर चिल्लाई, कचुवेन कैसा बंदा है, क्या तुम्हें पता नहीं है? क्या अगर वो चू फेई से आधा भी अच्छा होता तो मैं उसे डिसोन नहीं करती? इतने सालों में उसने जो भी किया, क्या तुम वो सब भूल गई? चू जुनिलिन ने कोल्ली कहा कि तुम किस बेसिस पर मान रही हो कि उसने वो सब किया? तक क्या तुम्हारे पास कोई प्रूफ है? अचू फेई ने अपनी आंखों से देखा था। क्या तुम्हें और क्या प्रूफ चाहिए? चूसी वेई हिस्टेरिकल होकर चिल्लाई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी बड़ी बहन उस बास्टर्ड चुवेन की वजह से उसे मारेगी।
चूफेई, क्या चूफेई जो भी कहता है वो सब सही होता है? क्या कोई ये क्यों नहीं सोचता कि ये सब चूफेई के झूठ भी हो सकते हैं? इम्पॉसिबल, चूसी वेई ने बिना किसी हेसिटेशन के पलट कर कहा। खचू फेई जैसा अच्छा बंदा वो भला झूठ कैसे बोल सकता है? चूसी वेई ने उसे डिसअपॉइंटमेंट के साथ देखा। ख्योस चू वेन ने तो तुम्हें ऐसा क्या पिला दिया है कि तुम उसे ऐसे डिफेंड कर रही हो? अगर वो वापस आना चाहता है तो वो सबसे पहले डिसएग्री करेगा, चूसी वेई ने डिसाइसिवली कहा। चू जुनलन ने एक गहरी सांस ली और पेनफुली कहा, कब वो वापस नहीं आना चाहता? चू रूहान खुद को पूछने से रोक नहीं पाई। वो चू जुलन चुप रही, उसे समझ नहीं आ रहा था कि बात कैसे शुरू करे, क्योंकि वो जो भी कहती चू फैमिली में सबको यही लगता कि चू वेन का कोई अल्टीरियर मोटिव है। चू रूहान एंग्जाइज हो रही थी। आपने अभी कहा चू वेन को बहुत सारी इंजरीज हुई हैं। ये सच है? चू जुनलन ने नोट किया। ये सच है। चू एन ने अपनी शर्ट उतार कर मुझे वो स्कार्स दिखाए। काफी डेंस थे, देखने में एकदम हॉरिफाइंग। अजब से हमने चू फेई को अडॉप्ट किया है। चू फेई लोगों को लाकर उसे ऐसे ही पिटवा रहा है। 8 साल हो गए हैं। तभी पिछले 8 सालों से चू वेन चू फेई की बुलिंग झेल रहा है। ये बातें सुनकर सब शौक में आ गए। शायद चू सी वेई ने सबसे पहले ऑब्जेक्शन उठाया। चू गु आन भी चैन से नहीं बैठ पा रहे थे। क्या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है? ये सब चू फेई की करतूत कैसे हो सकती है? लियू रू भी बोल पड़ी, क्या चू वेन मिस्टेकन हो सकता है? चू फेई सिर्फ 8 साल का था। चू रूहान ने हेस्टेट करते हुए कहा। कचू फेई ने कहा कि उसने पुलिस को ब्राइब किया था। अब वो कभी बिलीव ही नहीं करना चाहती थी कि चू फेई ऐसा कुछ करेगा। उसे ये मानना ज्यादा सही लग रहा था कि चू वेन ने पुलिस को ब्राइब किया है, जिसकी वजह से एल्डेस्ट सिस्टर को चू फेई के बारे में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई। अचानक कहा, अजब चू वेन 8 साल का था तब से हमने उसे पैसे देना बंद कर दिया था। और वो बाहर अपनी आइडेंटिटी भी रिवील नहीं कर सकता था। को उसके पास ना कोई पावर है और ना ही कोई इन्फ्लुएंस। वो पुलिस को ब्राइब करने के लिए क्या यूज करता? ये बातें सुनकर सबदम साइलेंट हो गए। वो पागलों की तरह चाहते थे कि चू फेई का नाम साफ हो जाए कि चू वेन ने ही पुलिस को रिश्वत देकर फेक एविडेंस बनवाए थे। इसीलिए वो इन प्रैक्टिकल इश्यूज के बारे में ज्यादा सोचना नहीं चाहते थे। लीरू को हमेशा यही लगा कि वो सर्विलांस क्लिप्स, वीडियो और इमेजेस के साथ छेड़छाड़ की गई थी। वो कभी मानना ही नहीं चाहती थी कि चू फेई सच में वैसा हो सकता है। सच उसके सामने एकदम साफ था, तो उसके पास यकीन करने के अलावा और कोई चॉइस नहीं थी। चू वेन के बारे में सोचकर उसका दिल बैठ गया। तो उसे इतनी चोटें लगी थी, उसने हमें बताया क्यों नहीं? क्योंकि वो जो भी कहता हम उस पर यकीन ही नहीं करते। शुरू से ही हमने सिर्फ चू फेई पर बिना किसी सवाल के भरोसा किया। चुनलन खुद को बहुत कोस रही थी। अब बिजनेस वर्ल्ड में वो स्मार्ट और शांत थी, पर पता नहीं क्यों घर पर वो इतनी बेवकूफ बन गई। मैं उसे देखने उसके डॉर्म गई थी, तो उसके डॉर्म में कुछ भी नहीं था। वो लगभग एक स्टोरेज रूम जैसा था। पर वो डॉर्म थोड़ा बड़ा है, स्टोरेम से काफी बड़ा। स्कूल में उसे कोई डांटता नहीं है और ना ही उसके साथ कुछ गलत करता है। हमें चाहती थी कि वो घर आ जाए, पर उसने मेरे मुंह पर ही दरवाजा बंद कर दिया। चू जुनलन ने रुक रुक कर कहा, तो ये सब हमारी गलती है, हमने उसके साथ बहुत नाइंसाफी की है। तो वापस आने से पहले मैं स्पेशली उनके पुराने स्कूल पूछने गई थी। चू फेई सच में हमेशा उसे बुली करता था। सबके एक्सप्रेशंस काफी कॉम्प्लिकेटेड थे, किसी के पास पलटकर बोलने के लिए एक शब्द भी नहीं था। वो सच में नहीं मानना चाहते थे कि चू फेई ऐसा इंसान है, लेकिन सबको चुन लान का किरदार पता था। अगर वो चीज उसके पक्के भरोसे में नहीं होती तो वो इसे कहती ही नहीं। जुनलान अचानक बोला, अभी अभी जब चूफेई को हार्ट अटैक आया, जब माँ चूफेई को गले लगा रही थी, मैं ठीक दरवाजे पर था। मैंने देखा वो तुम्हारी बाहों में मुस्कुरा रहा था। लियू रू हैरानी से घूंट घूंट लेती रही, मुंह को ढंकते हुए विश्वास नहीं कर पा रही थी। ऐसा कैसे हो सकता है? चुगवान ने भौं में सिकोड़ ली। क्या तुमने कुछ गलत देखा? चू जुनलान ने दृढ़ता से कहा। मैंने इसे बहुत साफ देखा, वो वाकई मुस्कुरा रहा था। वो बहुत ही संभली तरीके से मुस्कुराया और उस संभली में बुराई की एक झलक थी। उस मुस्कान को बयां करने के लिए अमेलिशियस शब्द सबसे फिट है। लिविंग रूम में एक डेथली साइलेंस छा गया। उनकी फीलिंग्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड थी। एक साइलेंस के पलों में चूसी वे अचानक रोते हुए बोला, क्या सबने भूल गया? हमारी 3 बहनों की जिंदगियां सब चू फेई ने बचा ली थीं। क्या तो सब भूल गए? जैसे ही ये शब्द बोले गए, सब फिर से साइलेंट हो गए। चूज को बचपन से इतना लव करने का कारण सिर्फ इसलिए नहीं था कि वो आज्ञाकारी और जेंटल था, बल्कि जब चू फेई बहुत छोटा था, उसने अपनी नाजुक बॉडी को कुर्बान करके हर एक को बचाया था। चू फेई ने उनकी लाइफ बचा ली थी। जो भी उसने किया हो, वो इस आयरनेट फैक्ट को नहीं बदल सकता था। उनका चू फेई पर एक लाइफ का कर्ज था। इन्हें बचाने के लिए ही चू फेई की बॉडी इतना विकम हो गई थी। अगले दिन चू वेन ने बड़े धांसू ढंग से अपना कंप्यूटर ऑन किया। जैसा कि उम्मीद थी, उसने जो स्टॉक खरीदा था वो पूरी तरह से स्काई रॉकेट हो गया।
उसका कल कई दहाई गुना बढ़ गया था। चू वेन ने कैलेंडर देखा, बस 2 दिन और बचे थे। 2 दिनों में ये स्टॉक धड़ाम गिर पड़ेगा। वो उस टाई से क्रैश होने से पहले बेच देगा, सोचते हुए कि कम से कम 500,000 कमाएगा। जैसे ही उसने कंप्यूटर बंद किया, दरवाजे पर खटखटाहट हुई। टाइम पे एक शानदार सूट लेके आया। चू वेन ने दरवाजा खोला और चू फेई के हाथों में रखे सूट को देखा। स्टाइल और फैब्रिक दोनों ही उसके पिछले लाइफ के सूट जैसा ही था। चू फेई ने अपनी रूटीन एरोगेंट एटीट्यूड बदल दी। उसके चेहरे पर भी एक कोमल स्माइल आ गया। उसने दोनों हाथों से सूट को उठाया। पहले सब मेरी गलती थी। ये सूट इस साल का लेटेस्ट मॉडल नहीं है, पर इसे डिजाइनर यून ने डिजाइन किया था। अब तुम्हें दे रहा हूं, इसे मेरी माफी का गिफ्ट मान लो। डिजाइनर यून, चू वेन ने नॉनसेंस में पूछा। चूफेई के होठों पर अनजाने में एक डिस्काउंटेंट स्माइल बन गई। तो वो तो डिजाइनर यून को भी नहीं जानता। उसने जल्दी से अपनी आंखों में से स्कॉर्न छुपाकर धीरे से कहा, बिल्कुल सही। डिजाइनर यून हमारे देश का सबसे मशहूर डिजाइनर है। उसको कपड़े डिजाइन करने के लिए कमीशन देना आसान नहीं है। ये पिछले साल पापा ने मेरे लिए मांगा हुआ बर्थडे गिफ्ट था। इसकी कीमत कई लाख थी, देख यहां तक इसका डिजाइन नंबर भी लिखा है। मैंने इसे सिर्फ एक बार ही पहना है और वो नहीं पहन पाई। चुफई अपनी आवाज में घमंड नहीं छुपा सका। उसके किसी भी आउटफिट की कीमत कई लाख होती है, पर देख चुबेन को, वो स्कूल यूनिफॉर्म पहने हुए हैं। उसकी अलमारी खाली है, बस कुछ ही कपड़े हैं जो धुलकर फिके हो गए हैं। तो उसके पास उसके साथ तुलना करने को क्या है। कुछ वेन के होठों पर एक मुस्कान बन गई। वो कपड़े लेने के लिए हाथ बढ़ाया और यहां तक कि किनारे पर कड़ाई किए नंबर को भी ध्यान से देखता रहा। वो तो जरूर ही इस डिजाइनर यून के बारे में सुन चुका था। तो कहते हैं कि जब भी वो कोई कपड़ा डिजाइन करता है तो नकली से बचाने के लिए एक खास तरीका अपनाकर किनारे पर एक अनोखा नंबर कढ़ाई करता है। उसके हर कपड़े की एकदम यूनिक होती है। ऐसा चुवेन ने दिखावा करते हुए हैरानी से कहा, तो यही वो लेजेंडरी कपड़ा है जो डिजाइनर यून ने डिजाइन किया है। उसकी इस अभिव्यक्ति ने चू फेई के चेहरे की मुस्कान को और भी चमका दिया। चूंकि तुम्हें ये पसंद है बड़े भाई, तो मैं राहत महसूस कर रहा हूं। तो कपड़े चू वेन के हाथों में डालने के बाद चू फेई ने एक बेचैन निर्देश जोड़ दिया, तो ये सूट तुम इसमें जरूर शानदार लगोगे। तो तुम्हें याद रखना होगा कि आज रात इसे पहनना है मेरी बर्थडे पार्टी में। कि तुम पहले ही 16 के हो गए हो, अब हाई सोसाइटी के लोगों से मिलना शुरू करने का टाइम है। चूहे ने सिर हिलाया। चूचूफे रिलैक्स्ड होकर चला गया और जाने से पहले उसने स्पेशली इनविटेशन भी थमा दिया। उसे डर था कि कहीं चूवेन अंदर ना जा पाए। जैसे ही चूफेई मुड़ा, चूवेन की आंखों में अचानक एक ठंडी चमक सी आ गई। पूरा दिन स्कूल में बिताने के बाद चू वेन ने वो सूट पहना जो चूफेई लाया था और टियानफू होटल की तरफ निकल गया। टियानफू होटल स्कूल से ज्यादा दूर नहीं था। उसने अभी तक अपने पैसे नहीं निकाले थे, इसलिए चू वेन अभी भी पूरी तरह से ब्रोक था। अपने पास बचे थोड़े बहुत पैसों से चू वेन एक बस में चढ़ गया और जैसे ही चू वेन बस में चढ़ा, सबका ध्यान उसकी तरफ चला गया। उसने जो महंगा सूट पहना था वो उस माहौल में एकदम आउट ऑफ प्लेस लग रहा था। चू वेन ने लोगों के अजीब लुक्स को इग्नोर किया, कैजुअली एक सीट ढूंढी और आंखें बंद करके रेस्ट करने लगा। तो अगर कुछ अनएक्सपेक्टेड नहीं हुआ तो बाद में एक बढ़िया शो देखने को मिलेगा। उसे अपनी एनर्जी बचा के रखनी थी। बस स्टॉप पर पहुंच गई जो टियानफू होटल के एकदम पास था। वो चू वेन बस से उतरा और उसने बस 2 ही कदम चले थे कि पीछे से अचानक चू जुनलान की आवाज आई। चू वेन ने पीछे मुड़कर देखा। कितनी बैड लक है कि यहां भी चू फैमिली से पाला पड़ गया। चू फेई को छोड़कर बाकी सब चू वेन के पीछे ही थे। वो सब चू वेन को एकदम सरप्राइज्ड होकर देख रहे थे। तो क्या तुम चू फेई की बर्थडे पार्टी में आ रहे हो? चू जुनलान ने पहले पूछा। चू वेन ने शांति से जवाब दिया। वो वेन के हाथ में इनविटेशन देखा और हैरान होकर एक दूसरे को देखने लगे। कि पिछले सालों में चू वेन कभी चू फेई की बर्थडे पार्टी अटेंड नहीं करना चाहता था और चू फेई भी नहीं चाहता था कि चू वेन वहां जाए। इस साल चू वेन आया ही क्यों, और भाई के हाथ में इनविटेशन भी है। पर क्या चू फेई ने तुम्हें ये इनविटेशन दिया? चू जुनलिन ने फिर से पूछा। चू रोहान ने अभी निकली बस को देखा और सरप्राइज होकर पूछा, क्या तुम बस से आए हो? चू वेन ने उसे इग्नोर मारते हुए देखा और फिर से सिर हिला दिया। उन सब चुप हो गए। उन सबके पास अपनी खुद की कार थी, यहां तक कि अंडरएज चू फेई के पास भी अपनी स्पोर्ट्स कार थी। चू वेन चू फैमिली का असली वारिस था, फिर भी वो बस से आया। चू वेन के सूट को देखकर चू गुआन के एक्सप्रेशन थोड़े अजीब हो गए। ये वही सूट था जो उसने खुद पिछले साल डिजाइनर यून से फेई के 15वें बर्थडे गिफ्ट के लिए बनवाया था। उस टाइम चू फेई को ये इतना पसंद आया था कि उसने इसे पहनने तक की हिम्मत नहीं की थी। किल्ली, ये चू वेन पर काफी सही फिट हो रहा था। पक्का ये चू फेई ने चू वेन को माफी के तौर पर गिफ्ट दिया होगा। क्यों चू फेई के सूट चू वेन को देना दिखाता है कि उसे सच में अपनी गलती का एहसास है, तो उन्हें भी उसे एक और चांस देना चाहिए।
लियूरू आगे बढ़ के उससे कुछ कहना चाहती थी, पर चू वेन बिना पीछे मुड़े ही होटल के अंदर चला गया। जुआन ने कहा, चलो हम भी अंदर चलते हैं, अंदर जाके आराम से बात करते हैं। भले ही वो इस सच को नहीं मानना चाहता था कि चू फेई ने 8 साल तक चू वेन को बुली किया, पर उसे चू वेन के लिए गिल्टी भी फील हो रहा था। इवेंट हॉल में कदम रखते ही देखा कि काफी लोग पहले ही आ चुके थे। चू फैमिली के आते ही सब उन्हें ही देखने लगे, वो सेंटर ऑफ अटेंशन बन गए। कि 3 दिन पहले उसके बर्थडे पर बस एक केक मांगने की वजह से पूरी फैमिली ने उसे डांटा और उसका मजाक उड़ाया था। जो 3 दिन बाद चू फेई का बर्थडे नानचेंग के सबसे बेस्ट होटल में हुआ, जहां शहर के सारे बड़े बड़े इन्फ्लुएंशियल लोगों को सेलिब्रेट करने के लिए बुलाया गया था। जिन्हें पता नहीं था उन्हें तो यही लगेगा कि चू फेई ही चू फैमिली का सगा बेटा है और चू वेन को तो कहीं बाहर से उठाकर लाया गया है। तो जब वो फिक्स शुभ मुहूर्त आया तो होस्ट की एकदम बढ़ा चढ़ा कर की गई अनाउंसमेंट के बीच चू फेई की एंट्री हुई। उसने एक प्रिंस की तरह महंगा हाई एंड फॉर्मल सूट पहना हुआ था और सबकी नजरों के सामने वो धीरे धीरे बैंक्वेट हॉल में आया। जैसे ही उसने बैंक्वेट हॉल में कदम रखा, चू फेई से रहा नहीं गया और वो तुरंत पूरे रूम को स्कैन करने लगा। तो जब उसने चू वेन को कोने में बैठे देखा तो चू फेई की आंखों में चमक आ गई और उसे काफी रिलीफ मिला। चू फेई मन ही मन हंसा। क्या उसे सच में लगता है कि वो मेरी बर्थडे पार्टी में लाइमलाइट ले लेगा और मम्मी पापा उसे इन हाई सोसाइटी के लोगों से इंट्रोड्यूस करवाएंगे? पॉसिबल है। चू फेई सीधा चू वेन की तरफ बढ़ा तो वो और वेट नहीं करता था। कल जो हुआ उसके बाद चू फेई साफ फील कर पा रहा था कि ये लोग उसे अलग ही नजर से देख रहे हैं। उसे ऐसी नजरों से देखा जाना पसंद नहीं था। वो अपनी ही बर्थडे पार्टी में लोगों को खुद को ऐसे देखने नहीं दे सकता था। उसे पासा पलटना ही था। चू फेई को उस तरफ जाते देख सबकी आंखों में थोड़ी हैरानी थी। जैसे ही सबकी नजरें चू फेई के पीछे गईं, उन्होंने तुरंत चू वेन को देखा जो कोने में अकेला बैठा फोन देखते हुए खा रहा था। चू वेन का हैंडसम चेहरा देखते ही सबको कल वाली वो लाइव स्ट्रीम याद आ गई। लाइव स्ट्रीम बंद होने के बाद उसका कंटेंट तुरंत पूरे एलिट सर्कल्स में फैल गया था। क्यों कह सकते हैं कि यह सोसाइटी के ऑलमोस्ट हर बंदे ने कल रात वो वीडियो देखा था। सब तुर आपस में फुसफुसान लगे, देखा वही चू फैमिली का असली यंग मास्टर है। क्या तुमने कल चू वेन का वो स्कूल वाला वीडियो नहीं देखा? नहीं देखा यार, कल मैं बहुत बिजी था, मेरे पास कोई भी वीडियो देखने का टाइम ही कब था। मुझे तो हमेशा यही लगता था कि चू फेई ही चू फैमिली का इकलौता यंग मास्टर है, तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि वो एक अडॉप्टेड बेटा है। उस कोने वाले टीनेजर को देख रहे हो, वही चू फैमिली का असली यंग मास्टर है, चू वेन। नो वे, पता था, मुझे याद है कि चू फैमिली के यंग मास्टर का नाम पहले चू नहीं था। ये तो स्ट्रेंज है, चू फैमिली अपने असली यंग मास्टर को उस कोने में क्यों बैठने देगी? हालांकि सब धीरे बोल रहे थे, पर इतने लोग गॉसिप कर रहे थे कि चू फेई के लिए उसे इग्नोर करना मुश्किल हो गया। चू फेई ने सीक्रेटली अपनी मुट्ठियां भींच लीं, तो उसे पता था कि ये लोग बड़े गॉसिप करने वाले हैं, तो उसे गर्म पलटना था। वो अपनी खुद की बर्थडे पार्टी में दूसरों को अपनी बुराई बिल्कुल नहीं करने देगा। चू फैमिली के मेंबर्स ने देखा कि सिचुएशन ठीक नहीं है और वो जल्दी से चू फेई के पास पहुंचे। लियू रू ने जल्दी से चू फेई को कंफर्ट किया। तो उनकी बकवास मत सुनो, आज तुम्हारी बर्थडे पार्टी है, तो तुम मेन कैरेक्टर हो। अगर चू फेई इस वक्त गुस्से से बीमार हो जाता तो उसकी बर्थडे पार्टी पूरी खराब हो जाती। चू गुआन ने भी जल्दी से कहा, चू फेई आज कुछ मत सोचो, बस अपना मेन कैरेक्टर वाला रोल अच्छे से प्ले करो। तो पूरी फैमिली में सिर्फ चू जुन लैन ही थी जो चू फेई को कम्प्ट करने नहीं भागी, बल्कि वो चू वेन की तरफ बढ़ी। फेई ने चू जुन लैन की बैग की तरफ देखा, उसकी आंखों में नफरत की एक झलक थी। उसने एक स्माइल चेहरे पर और सबसे कहा, डैड, मॉम, सेकंड सिस्टर, थर, मैं ठीक हूं, मुझे बस अपने बड़े भाई से कुछ सवाल पूछने हैं। तो उसकी नजरों का पीछा करते हुए चू फैमिली के मेंबर्स ने भी चू वेन को कोने में बैठे हुए देखा। पता नहीं क्यों, पर चू फैमिली के मेंबर्स को अचानक कुछ गड़बड़ होने की वाइब आने लगी। तो वो सब अनजाने में चू फेई को रोकना चाहते थे, पर चू फेई बिना कुछ बोले ही आगे बढ़ने लगा था। चू जुनलन एक कदम आगे निकलकर चू वेन के पास पहुंच गई थी। चू वेन ने देखा कि कोई पास आ रहा है तो उसे अपना फोन बंद करना पड़ा और उसके साथ ही फोन का स्टॉक इंटरफेस भी गायब हो गया। चू जुलन भागकर चू वेन के पास तुरंत पूछा, चू वेन, तुझे ये सूट कहां से मिला? कि चू वेन ने अपनी आईब्रो उठाई। अगर कहूं कि ये मुझे चू फेई ने दिया है तो क्या तुम यकीन करोगी? उसे लगा कि चू जुनलन फिर से कुछ ताने मारेगी, पर सरप्राइजिंगली चू जुनलन ने बिना हिचकिचाए सिर हिला दिया। चू जुनलन थोड़ा झुक गई ताकि बाकी सबका व्यू ब्लॉक हो जाए, तो उसने पूछना जारी रखा, जब चू फेई ने तुझे ये कपड़े दिए तो क्या वहां कोई और भी था? क्यों चू वेन ने उसे हैरानी से देखा, इसका क्या मतलब है? क्या उसे शक है कि चू फेई कुछ गलत कर सकता है? क्या उनकी नजरों में चू फेई हमेशा सबसे परफेक्ट इंसान नहीं रहा है?
चू वेन ने अपने होंठ भींच लिए और उसके सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। कुछ चुनलन एंग्जियस होने लगी। जल्दी बता मुझे। उसने चू वेन को ऊपर से नीचे तक देखा। वो सिर्फ इस सूट की ही कोई वैल्यू थी और सिर्फ यही सूट चू फेई से रिलेटेड था कि उसने कहा कि अंदर आने के बाद चू फेई सीधा चू वेन की तरफ गया। ये चू फेई के नॉर्मल स्टाइल से बहुत अलग था। पहले तो उसने कभी चू वेन को अपनी बर्थडे पार्टीज में आने ही नहीं दिया था। इस बार वो खुद उसके पास कैसे गया और चू वेन को सबके सामने आने कैसे दिया। उसे सबकॉन्शियसली लगा कि कुछ बुरा होने वाला है, इसलिए वो भागकर सबसे पहले चू वेन को ढूंढने गई। चू वेन ने एक आईब्रो उठाई और सब जानते हुए भी अनजान बनकर पूछा, फैमिली की सबसे बड़ी बहन, ये तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? चू जुलन ने अपने दांत पीसे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि चू वेन को क्या जवाब दे। वो बस मुड़ी और चू फेई की तरफ चलने लगी। चू जुनलन ने चू फेई को आवाज दी, जो तेजी से आगे बढ़ रहा था। चलो वहां चलकर देखते हैं। वहां अभी भी बहुत सारे गेस्ट्स तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। चू जुनलन ने चू फेई का हाथ खींचा। वो उसे वहां से ले जाना चाहती थी। उसका रिफ्ले ऐसा था कि वो नहीं चाहती थी कि चू फेई और चू वेन का आमना सामना हो। चू वेन 8 साल से फेई के हाथों परेशान हो रहा था, पर कल जब उसने चू फेई को मम्मी की गोद में उस स्माइल के साथ देखा, चू जुनलन के दिल में कुछ बदल गया था। चू फेई ने प्यार से चू जुनलन का हाथ हटा दिया। उसकी स्माइल बहुत वार्म और जेंटल थी, बिल्कुल पहले वाले जेंटल यंग मास्टर की तरह। कबड्डी दीदी है, मैं बस अपने बड़े भाई से बात करना चाहता हूँ। और इतना टेंस मत हो। अपनी बात खत्म करते ही चू फेई की तुरंत चू वेन की तरफ तेजी से बढ़ने लगा। चू वेन उसे इतनी हड़बड़ी में देखकर मजे ले रहा था। तो अभी 16 साल का टीनेजर ही वहीं ईगरनेस और सक्सेस पाने की जल था। पिछली लाइफ वाली वो 24 साल की कामनेस उसमें बिल्कुल गायब थी। चूफे छोटा नहीं था। 16 की उम्र में ही वो चूजुन लैन से लंबा हो गया था। चूजुन लैन ने हाई हील्स पहनी हुई थी। वो उसे बिल्कुल भी नहीं पकड़ पा रही थी। बाकी फैमिली भी चूफे के पीछे पीछे फुल एग्रेशन में चू वेन की तरफ बढ़ रही थी। इस ग्रैंड सीन ने तुरंत वहां मौजूद हर किसी का अटेंशन खींच लिया। चू वेन के सामने पहुंच गया तो उसने फिर से वही मासूम सा एक्सप्रेशन बना लिया। उसने बड़ी मासूमियत से पूछा, अब भाई चू वेन, मेरी क्लोजेट से एक सूट गायब है। ये वही सूट है जो डैड ने पिछले साल मेरे बर्थडे पर डिजाइनर यून से बनवाया था। मैंने इसे हमेशा संभाल कर रखा था। इसे पहनने की मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। ये सुनकर सबको रियलाइज हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है। कल के वीडियो में कैमरा ने गलती से चू वेन के जूते कैप्चर कर लिए थे। उसने स्कूल यूनिफॉर्म पहनी हुई थी। वो जूते भले ही साफ थे, लेकिन बहुत पुराने थे। अगर चू जुनलेन ने खुद एडमिट नहीं किया होता तो कोई यकीन नहीं करता कि इतने रद्दी कपड़ों वाला बंदा चू फैमिली का यंग मास्टर है। जो सूट उसने पहना है उसे देखकर ही पता चलता है कि वो सस्ता नहीं है। वो इतने पुराने जूते पहनता है तो उसके पास इतना एक्सपेंसिव सूट कैसे हो सकता है? चू वेन के सूट की तरफ देखते हुए ये कहा, नाटक कर शंकित दिखते हुए उस वेन, तेरे सूट और मेरा जो मिसिंग है वो लगभग एक जैसे हैं। जैसे ही ये शब्द बोले गए, आसपास की भीड़ तुरंत ही धड़ाम से फट पड़ी। कुछ चुफेई के कपड़े गायब हैं और वो चुएन पर ही पड़ गए। आखिर क्या चल रहा है? बस सोचते ही समझ आ गया। चुगुआन और उसकी पत्नी एक दूसरे को देखे। ये क्या है? उन्होंने सोचा कि वो सूट था, चुफेई का चुएन को दिया हुआ गिफ्ट। उन्हें नहीं लगा था कि वो ऐसा है। चुएन साफ तौर पर डॉम में था। पिछले कुछ दिनों से वो घर नहीं आया। उसने कपड़े कब ले लिए? उन्होंने बिना समझे दिमाग घुमा दिया। चुफेई की एक ही लाइन से ही उन्होंने उसे बिना शर्त मान लिया, सोचते हुए कि ये सूट चुएन ने चुराया है। इसी कारण से चाहे कुछ भी हो, चुएन कभी भी उन्हें बताना नहीं चाहता था। ऐसा लगा जैसे चुफेई ने उन पर जादू कर दिया हो। जो भी बोले, जैसे चुफेई ने मुंह खोला, वे उसे बिना शर्त मानते। तो इस बार जुनलिन अब पहले जैसी अंधी नहीं रही। फिर भी उसके पास कोई प्रूफ नहीं था। पर इस बार उसे लगा कि चुवेन बिल्कुल भी ऐसा नहीं करेगा। वो सबको पहले से ही पता था कि चुवेन कौन है। वास्तव में सबके सामने ऐसे अजीब ट्रिक दिखाने की कोई जरूरत नहीं थी। वैसे वो बैंकट हॉल में आया। वो कोने में चुपचाप बैठा रहा। बिल्कुल भी चुफेई की स्पॉटलाइट चुराने का इरादा नहीं था। हॉल में लोग तुरंत फुसफुसाने लगे, इडेंटिकल। क्या चुएन कपड़े चुफेई से स्टोर्ड हो सकते हैं? सबको पता है कि डिजाइनर यून के डिजाइन्स एक यूनिक होते हैं। ऐसे इडेंटिकल पीस का कोई भी चांस नहीं है। इतना बैड नहीं हो सकता है ना? वो चू फैमिली का असली यंग मास्टर है। क्या वो सच में ऐसा कुछ डू करेगा? तो तुम लोग नहीं समझते, भले ही वो चू फैमिली का असली यंग मास्टर है, फिर भी फैमिली उसे बिल्कुल भी वैल्यू नहीं देती। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या वो उनका बायोलॉजिकल सॉन नहीं है? अपने बायोलॉजिकल सॉन को नेग्लेक्ट करना और एक अडॉप्टेड सॉन पर डोट करना। ना, हम इस यंग मास्टर के बारे में कभी नहीं ना हुए। शायद उसे चू फैमिली ने हिडन कर रखा होगा। तो मुझे नहीं पता चू फैमिली क्या थिंक कर रही है। बायोलॉजिकल सॉन अडॉप्टेड सॉन से बेहतर होना चाहिए, पर वो जाकर दूसरों के कपड़े स्टोल कर लेता है। इससे पता चलता है कि उसका कैरेक्टर बुरा है। इसलिए ही उसे चू फैमिली ने हिडन कर रखा था।
बिल्कुल सही, ऐसे कपड़े स्टोल करना इतना एम्बैरेसिंग है। भीड़ की तेज फुसफुसाहट सुन के चुएन ने चूफेई को इंटरेस्ट से देखा। उसने सीधे सबकी आंखों में देखकर बिन घुमा फिरा कहा, चूफेई, क्या तुम कह रहे हो कि मैं जो सूट पहन रहा हूं वो मेरे द्वारा स्टॉल्ड है? चू फेई और चू परिवार के बाकी सबने मिलकर फ्रॉन किया। अभी अभी चू फेई ने सिर्फ कहा कि वो आइडेंटिकल है, कि उसने सीधे नहीं कहा कि उसने इसे स्टोल किया। ज्यादा से ज्यादा वो कह सकता था कि ये फेक है या बस माफी मांगकर कॉम्पेंसेट कर दे। लेकिन अगर इसे थेफ्ट माना जाए तो पूरी नेचर बिल्कुल अलग हो जाती है। अगर ये मामला बूम हो गया तो ये सूट हंड्रेड्स ऑफ जेंट्स की वैल्यू वाला है और चू वेन पर थेफ्ट का केस लगेगा तो उसे जेल जाना पड़ेगा। चू फेई ने तुरंत रिएक्ट किया। उसने अपनी ज्यादा खुशी को दबाया, अपने मुंह के कॉर्नर को छुपा दिया जो कंट्रोल नहीं हो रहा था। तो उसने दिल टूटने का दिखावा किया और बोला, ब्रदर चुएन, मैंने तुम्हें बर्थडे पार्टी में काइंडली इनवाइट किया था। अब तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? अगर तुम्हारे पास फॉर्मल सूट नहीं था तो तुम्हें माँ और डैड को बताना चाहिए था। वो जरूर तुम्हारे लिए एक खरीद लेते। तो मुझे पता है तुम्हें मेरे चीजें टेकना पसंद है। मैंने ये सूट पिछले साल अपने बर्थडे पर पहले ही पहन लिया था, तो वरना तुम्हें देगे ना ठीक रहता। तो सिर्फ दो छोटे सेंटेंस में चुफेई ने जो जानकारी दी वो बहुत ज्यादा थी। चुएन को उसके चीजें टेकना पसंद है, तो चुएन ने चुफेई का वो सूट स्टोल किया जो उसने पिछले साल पहना था। चाहे उसे चुफेई की चीजें टेकना पसंद हो या नहीं, कोई नहीं जानता, लेकिन फॉर्मल सूट आमतौर पर सिर्फ एक बार ही पहना जाता है। वो चू फैमिली का इतना बड़ा यंग मास्टर है, फिर भी किसी और का सेकंड हैंड सूट चुराता है। ये तो बहुत ही ज्यादा ह्यूमिलेटिंग है। सबकी गॉसिप कॉपी एकदम से बदल गया। तभी तो चू फैमिली उसे छुपा कर रखती थी। ऐसा डिस्ग्रेसफुल वारिस जो निकला, तो अगर मैं होता ना तो मैं भी उसे कभी बाहर नहीं लाता। सही बात है, सबने अपने मन में चुएन को ऑलरेडी एक अबैंडन्ड बेटा मान लिया था। अगर वो अब चुएन के लिए स्टैंड लेते तो पक्का चूफेई की बहुत किरकिरी हो जाती। चूजू लैन से अब और देखा नहीं गया। वो भागकर चुएन के सामने खड़ी हो गई और टेंशन में बोली, चूफेई, यहां पक्का कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। चुएन ऐसा बंदा नहीं है जो चीजें चुराए। क्या तुम एक बार फिर से केयरफुली सोचना चाहोगे? क्या पता तुमने ही ये सूट चुएन को गिफ्ट किया हो। आखिर तक आते आते चुजुन लैन की आवाज एकदम प्लीडिंग सी हो गई थी। तो बस अगर चुफेई बोल देता कि उसे गलत याद था और ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो दोनों बिना किसी प्रॉब्लम के बच निकलते। फैमिली और चुफेई सब शॉक होकर चुजुन लैन को देखने लगे। इस सिचुएशन में चुएन को सपोर्ट करना, अगर चुफेई अब मान ले कि उसे गलत याद था, तो सबकी नजरों में उसकी इमेज एक पेटी इंसान जैसी बन जाएगी। ऊपर से जो हुआ था उसके बाद चूफेई अब हाई सोसाइटी में अपना चेहरा कैसे दिखाएगा? चू वेन भी काफी सरप्राइज थी। वो एक बार फिर उसके लिए स्टैंड ले रही थी। चू वेन की आंखों में फिर से वही कोल्ड एक्सप्रेशन वापस आ गया। उसे इसकी जरूरत नहीं थी। चू फेई तुरंत चिल हो गया। उसने एक गहरी सांस ली और चुनजुनलान की आंखों में घूरने लगा, जैसे अपनी बड़ी बहन से सवाल कर रहा हो, आप मेरी साइड क्यों नहीं हो? क्या अब आपको मुझसे प्यार नहीं रहा? चू जुनलान ने उसकी आंखों में न देखने की पूरी कोशिश की। आखिर वो भी तो वही छोटा भाई था जिसे उसने 8 साल तक बहुत पैम्पर किया था। उसने की जान भी तो बचाई थी। तो चू जुनलान इंस्टिंक्टिवली चू फेई को हर्ट होते नहीं देखना चाहती थी। पर चू वेन भी तो उसका छोटा भाई था, खासकर ये जानने के बाद कि इतने सालों में उसने क्या क्या झेला है। चू जुनलान को अचानक एक चीज रियलाइज हुई। चू वेन के लिए प्रोटेक्शन बहुत ही कम पड़ रही थी। ये बैकदम हॉल मौत जैसा सा सन्नाटा छा गया जब चुन लैन, चू वेन और उस नकली वारिस चूफे बीच कांपती हुई खड़ी थी। उसने चूफेई से सच बोलने की भीख मांगी, पर चूफेई अपनी बात पर अड़ा रहा और कुछ नकली आंसू बहाने लगा। यदि आप उसे डिफेंड क्यों कर रही हो? मैं तो बस एक अच्छा भाई बनना चाहता था, पर इसने शो ऑफ करने के लिए मेरा कस्टम सूट चुरा लिया। भीड़ में खुसर पुसर शुरू हो गई। रईसों वाली नफरत फिर से चूवेन की तरफ मुड़ गई, पर चूवेन ही पैनिक नहीं हुआ। इसके बजाय वो धीरे से एक ठंडी हंसी हंसा। तो उसने अपनी जेब से एक छोटा रिमोट निकाला और उसे उस बड़ी प्रोजेक्टर स्क्रीन की तरफ पॉइंट किया जिस पर चूपर फेई का बर्थडे मोटाज चलने वाला था। स्क्रीन झपकी और अचानक चू एस्टेट के गलियारे की एकदम साफ सिक्योरिटी फुटेज चलने लगी। उसमें दिख रहा था कि चू फेई खुद चू वेन को सूट दे रहा है और साफ साफ कह रहा है, इसे मेरे बैंक्वेट में पहनना, ये एक पीस ऑफरिंग है। फिर वीडियो चू फेई के फोन की एक ऑडियो रिकॉर्डिंग पर कट हुआ, जिसमें वो अपने दोस्त के साथ हंस रहा था और डींगे मार रहा था कि कैसे वो पार्टी में उस अदेहाती को फ्रेम करने वाला है। तो पूरे बैंक्वेट हॉल में सबकी सांसें थम गईं। चू पेरेंट्स के चेहरे सफेद पड़ गए। चू जुनलैन चू फेई को ऐसे देखने लगी जैसे वो किसी अजनबी को देख रही हो। पर ये तो बस एक छोटा सा ट्रेलर है। चलो अब तुम्हारी फाउंडेशन की बात करते हैं। तुम लोग इस पैरासाइट को रॉयल्टी की तरह ट्रीट सिर्फ इसलिए करते हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि 10 साल पहले उस वेयर हाउस की आग से इसने तुम तीनों बहनों को बचाया था। हो जाओ, इसकी बात मत सुनो।
चू वेन ने उसे इग्नोर किया और बैंक्वेट टेबल के बीच में एक मोटी सीलबंद फाइल फेंक दी। अगर चुफेई ने जलते हुए और गिरते हुए वेयरहाउस से 3 बेहोश लड़कियों को बाहर निकाला था, तो उसके उसके मेडिकल रिकॉर्ड्स में 0 प्रॉब्लम्स कैसे हैं? न स्मोक इनहेलेशन, न कोई मामूली जलन। उसकी लंग कैपेसिटी एकदम परफेक्ट है, स्किन एकदम फ्लॉलेस है, और उसकी एक बहुत तक नहीं झिलसी थी। वो तब भी और हमेशा से एकदम प्रिस्टीन हेल्थ में रहा है, क्योंकि जब बिल्डिंग जल रही थी तब वो कंक्रीट के ड्रेनेज पाइप में छुपा हुआ था। वो मैं था जिसने तुम्हें बाहर निकाला था, और उस फोल्डर के अंदर सबूत है। सीवियर स्मोक इनहेलेशन और एग्जॉशन की वजह से इंटेंसिव केयर यूनिट में मेरे एडमिशन रिकॉर्ड्स, और साथ में उस क्लिनिक डॉक्टर का रिकॉर्डेड कन्फेशन जिसे चू फेई ने हीरो वाली रिपोर्ट में हमारे नाम बदलने के लिए ब्राइब किया था। बहने फाइल पर झपटेंगे जैसे ही उन्होंने उसे फाड़कर खोला और वो पक्के मेडिकल डॉक्यूमेंट्स पढ़े, उनकी दुनिया ही उजड़ गई। उन्हें चुफेई की वो फ्लॉलेस स्किन और सालों की वो परफेक्ट स्टेमिना याद आने लगी। मेरे बेटे, हम सारे रिश्ते तोड़ दिए थे, और आज रात मैं चू फैमिली को ही खत्म कर रहा हूँ। एकदम सही टाइम पर पैट्रियार्क का फोन लगातार बजने लगा, फिर मम्मी का, फिर जुन लैन का। चू फैमिली के बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स पैनिक कर रहे थे। तो अपने दस्त और छुपी हुई फाइनेंशियल जीनियस के साथ चू वेन ने चू कॉरपोरेशन के स्टॉक्स को एग्रेसिवली शॉर्ट कर दिया था, और शेल कंपनियों के जरिए उनके सारे कर्ज खरीद लिए थे। तुम्हारे स्टॉक्स % क्रैश हो चुके हैं, बैंक अपने लोन वापस मांग रहे हैं इसी सेकंड। चू फैमिली पूरी तरह से बैंकरप्ट हो चुकी है। तुम्हारी कंपनी अब मेरी है, और वो मेंशन भी जिसमें तुम सोते हो। स्टेटस और झूठ के एक्सपोजर से पूरी तरह पागल होकर चू फेई स्नैप हो गया। उसने पास की टेबल से एक सरेटेड स्टेक नाइफ उठाया और चू वेन पर झपटा। अगर तुम मर गए तो ये सब मेरा होगा। लेकिन चू वेन बिल्कुल भी नहीं हिला। उसने ठंडे और अभ्यास किए हुए कौशल के साथ चू फेई के वाइल्ड थ्रश को साइड स्टेप किया। उसने चू फेई की कलाई पकड़ी, उसे एक दर्दनाक क्रैक के साथ फिस्ट किया, और फ्लूइडी ब्लेड को चू फेई के चेस्ट में वापस एडायरेक्ट किया। चू फेई ने सांस ली, उसकी आंखें शौक से चौड़ी हो गईं, और फिर मार्बल फ्लोर पर गिर गया। फेक हेयर था, मृत। पुलिस थोड़ी देर बाद आई, लेकिन सिक्योरिटी फुटेज ने साफ दिखाया कि चू फेई का अनप्रोवोक अटैक एक डेडली वेपन के साथ हुआ था, और चू वेन की फॉर्मिडेबल न्यू लीगल टीम ने स्टेपिंग किया। यह एक क्लियर कट केस ऑफ सेल्फ डिफेंस था। एक हफ्ते के अंदर चू फैमिली को जबरन निकाल दिया गया। डिजाइनर कपड़ों और लग्जरी कारों से वंचित उन्हें सिर्फ अपने कपड़ों में सड़कों पर फेंक दिया गया। जिन्होंने अभी अपनी जिंदगी में कभी एक हार्ड डे काम नहीं किया था, उन्हें स्केवेंज करना पड़ा। बहनें जो अपने सच्चे भाई के साथ किए गए अपने काम के लिए दर्दनाक गिल्ट से भर गईं, तो उन्होंने मैनुअल लेबर ढूंढने की कोशिश की, लेकिन स्कैंडल ने उनकी रेप्यूटेशन को इतना खराब कर दिया कि कोई उन्हें हायर नहीं करना चाहता था। उन्हें गीले ठंडे अल्ले में रहना पड़ा, खाने के लिए लड़ते हुए। एक शाम बारिश में कांपते हुए बहने शहर पर नजर रखने वाले एक जाइंट डिजिटल बिलबोर्ड पर चू वेन को देखा। वो अब देश का सबसे अमीर और ताकतवर आदमी था। एक शाम बारिश में कांपते हुए बहने शहर पर नजर रखने वाले एक जाइंट डिजिटल बिलबोर्ड पर चू वेन को देखा। वह अब देश का सबसे अमीर और ताकतवर आदमी था। तो उन्होंने गंदे पेमेंट पे गिरकर अथाह पछतावे के आंसू बहाए। उन्हें पता था कि उन्हें अपने लिए ये जान जोखिम में डालने वाले भाई को फेंक दिया था, सिर्फ एक स्वस्थ कायर फेंक के लिए। अपने पेंट हाउस में चू वेन ने खिड़की की ओर पीठ की। उसने उन्हें एक पल के लिए भी नहीं सोचा। वह आखिरकार आजाद था।